ओके फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव रीच्ड द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 100 पार्टिसिपेंट्स और ये फेसबुक पे भी लाइव हो चुका है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज का आपका होस्ट डॉक्टर एच के अनुराग आज के सेशन को शुरू करता हूं। जैसा कि मैंने मैसेज सर्कुलेट किया था, आप लोगों को मिला होगा कि आज मैं आप लोगों को करियर के लिए दूसरे ऑप्शंस पे विचार करने के बारे में बताऊं कि अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं तो आपको करियर के लिए दूसरे ऑप्शंस भी सोचने चाहिए। दूसरे ऑप्शंस क्यों सोचने चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले जानना होगा करियर के लिए कितने ऑप्शन होते हैं दुनिया में। अलग अलग तरह की नौकरियां होती है, तो वो सारा कुछ जॉब की कैटेगरी में होता है। पैसा कमाने के लिए लोगों को कुछ ना कुछ काम करना होता है। तो अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, जिसमें इसको तीन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं एम्प्लॉयड, जो जॉब कर रहे होते हैं, सैलरीड पर्सन। दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने लिए काम कर रहे होते हैं। और तीसरे होते हैं बिजनेस पर्सन, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स। अब बिजनेस के मामले में ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होती है। जैसे कोई अगर दुकान चला रहा है तो उसको भी लोग बिजनेस ओनर समझ लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं। अगर कोई इंसान है वो अकेला अपनी दुकान चला रहा है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, वो बिजनेस ओनर नहीं होता। जॉब के तो सबको पता है कि जहां पे आप किसी और के लिए काम करते हैं, कोई आपका ओनर होता है, उसको मैन पावर की जरूरत होती है, किसी भी काम के लिए मैन पावर की जरूरत होती है। जब आपको एम्प्लॉय करता है, आवरली बेसिस पे करे, डेली वेज पे करे, वीकली बेसिस पे करे या मंथली बेसिस पे करे, वो आपको आपसे जितना टाइम लेता है, आपसे जितना काम लेता है, उसके एवज में वो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करता है, जिसको नौकरी बोलते हैं। आप किसी के अंडर में काम करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो अपने लिए काम करते हैं। जैसे कोई लॉयर होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, कोई इंटीरियर डिजाइनर होता है, या कोई हेयर स्टाइलिस्ट होता है, या फिर कोई छोटा मोटा दुकानदार होता है जो अकेला ही दुकान चलाता है। वो आता है सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी। और तीसरा जो बिजनेस की कैटेगरी है, बिजनेस का मतलब होता है जहां पे आप काम नहीं करते, दूसरे आपके लिए काम करते हैं। कुल मिलाकर के कहे तो एक सिस्टम आपके लिए काम करता है। आप एक शॉप चला रहे हैं, अकेले चला रहे हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन अगर आपने स्टाफ रख लिया कि आपके शॉप के लिए सामान कहां से आएगा वो देखने के लिए स्टाफ है, शॉप कितने बजे खुलेगी, कब बंद होगी वो देखने के लिए स्टाफ है, शॉप का एडवर्टाइजमेंट कैसे होगा, शॉप का अकाउंट कैसे मेंटेन, इन सब चीजों के लिए जब आपने स्टाफ रख दिया, यानी जब आप काम ना कर रहे, जब आप एक्टिव ना हो, जब आप अवेलेबल ना हो, आप हफ्ते भर के लिए कहीं चले गए, तब भी आपकी शॉप चलती रहे, देन इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस, कि आप व्यवसाय कर रहे हैं। हिंदुस्तान में हालात ऐसे हैं कि 90% लोग नौकरी करते हैं, 90% लोग नौकरी करते हैं या नौकरी की तलाश में रहते हैं। 5% के करीब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और इतने ही के करीब लोग बिजनेस ओनर्स, बिजनेस करते हैं। ज्यादातर लोग नौकरी ढूंढते हैं क्योंकि उनको नौकरी में 2-3 एडवांटेज लगते हैं। अपना कोई टेंशन नहीं, अपना कोई झंझट नहीं है, एक बंधा बंधाया काम मिलता है, वो आपको कोई बताता है कि ये काम कर लो, और जो काम करना शुरू कर देते हैं उसके बदले में एवज में एक बंदी बंधाई रकम मिल जाती है। माथा पच्ची नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, और पहले महीने से ही एक बंदी बंधाई रकम आपकी योग्यता के हिसाब से आपको, आपके टाइम के हिसाब से आपको मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो सबसे आसान सा दिखने वाला रास्ता है जॉब का, नौकरी का, उसके बियॉन्ड सोचने की जरूरत अब क्यों पड़ रही है? तो बेरोजगारी तो देश में पहले से भी बहुत ज्यादा है। ये बेरोजगारी की बात, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही, ये तो आप सालों से सुन रहे हैं। लेकिन जब से ये पैंडेमिक आया है, एक सर्वे कहता है कि पूरे पैंडेमिक में लगभग 18 करोड़ लोग बेरोजगार हुए देश में। 18 करोड़ केवल ऐसे नहीं कि जो किसी ऑफिस में नौकरी करते हैं वही बेरोजगार हुए, श्रमिक जो डेली वेज पे काम करने वाले, बहुत सारे बिजनेस बंद हुए, दुकानें बंद हुई, उसमें काम करने वाले लोग, धीरे धीरे उसमें से लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार वापस मिल गया। 11 करोड़ अभी भी बेरोजगार है। और वो जो बेरोजगार
से रोजगार मिला भी, जिन लोगों को अभी रोजगार, ऐसा नहीं है कि नौकरियां किसी को नहीं मिल रही, अभी भी नौकरियां मिल रही है, अभी भी मार्केट में नौकरियां हैं, बहुत लिमिटेड हैं, लेकिन नौकरी पाने की चाहत रखने वाले बहुत सारे लोग हैं। उसकी वजह से जहां पे पहले 50,000 रुपए सैलरी मिलती थी, नौकरी देने वाला देखता है कि इस पद के लिए हमारे पास 500 लोग कतार में खड़े हैं, 1000 लोग कतार में खड़े हैं, लाख लोग कतार में खड़े हैं, तो वो उसका जो सैलरी है वो गिरा देता है। 50,000 जहां पहले दे रहा था, वो बोलता है भाई अभी तो बिजनेस नहीं चल रहा, लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, हमारा कंपनी का नुकसान हो रहा है, हम 30,000 ही देंगे, क्योंकि उसे पता है कि 30,000 में भी काम करने को लोग तैयार हैं, तो सैलरी में कमी आई। बहुत सारे लोगों को, जो छोटे मोटे दुकानदार थे, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, उनका बिजनेस बंद हो गया, वकीलों का बिजनेस बंद हो गया कि कोर्ट नहीं चल रहे थे, तो बहुत सारे लोग तबाह बर्बाद हुए। उसके बाद चीजें धीरे धीरे सुधरने लगी है, कभी कुछ आ जाता है, कभी ओमिक्रॉन आ जाता है, कभी कुछ आ जाती है, चीजें अभी भी कमोबेश डिस्टर्ब है, इतनी ज्यादा नहीं है पहले की तरह। इसके अलावा नौकरी के मामले में दो तीन और चीजें हैं जो नौकरियों की संख्या को घटा रही है। आप देख रहे होंगे कि अपने देश में बहुत सारी सर्विसेज अब धीरे धीरे प्राइवेटाइज होती जा रही, निजी हाथों में जा रही। एयरपोर्ट जा रहा है, रेलवे स्टेशन के बहुत सारे काम अब निजी हाथों में जा रहे हैं। जब वो सरकारी हाथों में थे तो जितने लोगों को वहां पे काम मिलता था, निजी हाथों में जाने के बाद उस कंपनी का कोई ना कोई मालिक होगा जो अपना फायदा पहले सोचेगा, तो वो खर्चा बचाना चाहेगा, और खर्चा बचाने का सबसे पहला जो कदम कोई उठाता है वो है छटनी करना, स्टाफ की छटनी करना, स्टाफ में कमी लाना, ताकि सैलरी कम लोगों को देनी पड़े। तो उसकी वजह से भी रोजगार घटेगा। उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा है, आप लोगों ने बहुत सारी चीजों में देखा होगा कि कंप्यूटर आने से जो काम पहले लोग करते थे, कई लोगों को मिलकर के वो काम करना पड़ता था, वो अकेला कंप्यूटर और एक ऑपरेटर कर लेता है, तो वहां पे रोजगार गया। अगर हम लेबर के ही फील्ड में बात करें, तो अगर कोई सड़क बनानी है तो सड़क को बनाने के लिए जितने मजदूर लगते थे, अब हेवी मशीनरी आती है और वो काम, सैकड़ों मजदूरों का काम एक मशीनरी, एक उसका ऑपरेटर कर देता है, एक बुलडोजर, एक अर्थ मूवर आ जाता है, कर देता है। अब तो टेक्नोलॉजी और भी फास्ट होने जा रही। अभी तो इंडिया में इंटरनेट की स्पीड कम होने की वजह से बहुत सारी नौकरियां बची हुई है। नहीं तो जैसे ही 5G, जैसे कि सरकार ने भी अभी, प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया कि अभी 5G 2022 तक एकदम ऑपरेशनल हो जाएगा इंडिया। 5G की शुरुआत के बाद नेटवर्क इतना फास्ट हो जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चलने वाली बहुत सारी चीजें रियलिटी में बदल जाएगी, जैसे कि ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस मेट्रो। जो आजकल डिलीवरी का काम करते हैं, जोमेटो में, स्विगी में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, तरह तरह की कुरियर कंपनीज में, तो डिलीवरी का काम ड्रोन से होने लगेगा। अभी तो क्या है, नेटवर्क डाउन हो गया, तो नेटवर्क स्लो हो गया, डिलीवरी के लिए जीपीएस के थ्रू काम चल रहा है, वो भटक जाएगा, रास्ता भटक जाएगा, सही एड्रेस पे नहीं जाएगा, ये सब प्रॉब्लम्स आती है। तो इसलिए अब कोई ड्राइवरलेस कार है, वो कहीं से सैटेलाइट से कंट्रोल होकर के चल रही है, नेटवर्क स्लो हो गया तो वो भटक जाएगा, रास्ता, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और एडवांस होगी, आने वाले 5 सालों में आधी नौकरियां तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी खा जाएगी, नौकरियां मिलना और भी मुश्किल होने वाला। और अगर नौकरियां मिलेंगी भी तो उनको मिलेगी जिनकी नौकरियां गई है, जिनके पास 5 साल, 7 साल, 10 साल का एक्सपीरियंस है, पहले उनको प्रेफर करेंगे। तो जो हर साल नए लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो रहे हैं, तरह तरह के कोर्स कर रहे हैं, उनके लिए समय और मुश्किल होने वाला है। जिन लोगों ने अभी तक नौकरी नहीं की है, कोर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद साल, 2 साल, 3 साल नौकरी के लिए भटकते रहते हैं, उनके लिए मामला और बिगड़ता जाएगा, क्योंकि जब वो इंटरव्यू में जाएंगे तो उनसे पहला ही सवाल पूछा जाएगा कि आपका ब्रेक पीरियड बहुत लंबा है, आपने पढ़ाई खत्म करने के बाद इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया। और वो बोलेंगे नौकरी मिल ही नहीं रही थी, तो इंटरव्यूअर क्या सोचेगा, ये गॉन केस है। इंटरव्यू लेने से पहले वो धारणा बना लेगा कि ये तो गॉन केस है, आपकी नौकरी चली गई है, आप दूसरी नौकरी ढूंढ रहे हैं, बहुत जल्दी अगर दूसरी नहीं नौकरी मिली तो ये जो ब्रेक पीरियड है ये आपके लिए दुश्मन बन जाएगा, विलेन बन जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग
ये बात शायद रियलाइज कर रहे होंगे कि नौकरी नहीं मिलती। तो दूसरे ऑप्शंस की तरह सोचना पड़ेगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपनी नौकरी बचाने के लिए जूझ रहे हैं, तो नए लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी? जो भी नौकरी कर रहे हैं उनसे जाकर के हाल पूछिए, वो अपनी नौकरी बचाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बचाने के लिए जूझ रहे हैं। नौकरी जब लोग बचाने के लिए जूझने लगते हैं तो नए लोगों को नौकरी कहां से मिलेगी, ये उम्मीद करना भी बेकार है। अभी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि एक पोस्ट के लिए 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया 400 वैकेंसी के लिए, तो उसको एप्लीकेशन सॉर्टिंग करने में बहुत टाइम लग गया, इसलिए एग्जाम्स में परेशानी होगी। सोचिए बेरोजगारी का क्या आलम है। वो ग्रेजुएट का पोस्ट था, हमारे देश में ग्रेजुएट एंड एबव 1.5 करोड़ से ज्यादा बेकार पड़े। तो बेरोजगारी का ये आलम है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो अपनी स्किल्स को, अपने एक्सपर्टाइज को बढ़ाने के लिए, अपनी नौकरी बचाने के लिए कह लीजिए, तरह तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। अभी आप टीवी पे अखबारों में ऐड देखते होंगे, अपग्रेड, जो नौकरी करने के साथ साथ लोगों को एमबीए या तरह तरह के स्किल्स की डिग्री दे रहा है। तो ये सारी चीजें करके लोग बैठे हुए हैं। बीच में लॉकडाउन हुआ, लोग घर पे बैठे थे, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए। तो फ्रेशर्स के लिए तो नौकरी एक दूर का सपना ही बन के रह जाए। आगे आने वाले वक्त में नौकरियां मिलना और भी मुश्किल होने वाली है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ऑप्शन ढूंढने की जरूरत है। तो ऑप्शन में बिजनेस में क्यों ढूंढने की जरूरत कह रहा हूं, बिजनेस की बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको मैसेज सर्कुलेट किया था, उसमें लिखा था कि मैं आपको बताऊंगा कि टीएन्स बिजनेस क्या है, किसको करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। तो टीएन्स बिजनेस कुछ नहीं है, बिजनेस का ही एक नया मॉडल है, बिजनेस को करने का ही एक नया तरीका है। उस पर भी मैं आऊंगा कि ये क्या है। उससे पहले हम ये समझ लें कि बिजनेस होता क्या है। लेकिन उससे भी पहले ये समझने की जरूरत है कि बिजनेस करने की जरूरत क्यों है, बिजनेस करना क्यों चाहिए। बिजनेस इसलिए करना चाहिए कि आज के डेट में ही नौकरियां मिलना लगभग असंभव हो गया है। मिल भी जाए तो नौकरी बचाए रखना और नौकरी करते रहना मुश्किल है। तो आने वाले समय में तो नौकरी मिलना ही मुश्किल हो जाए। तो इसलिए आपको बिजनेस की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। पहली वजह कि नौकरी की तरह बिजनेस को शुरू करने के लिए किसी दूसरे की अनुमति या दूसरे की रजामंदी की जरूरत नहीं होती। नौकरी के लिए तो आपको दूसरा तैयार होगा तभी नौकरी मिलेगी, लेकिन बिजनेस के लिए ऐसा नहीं। तो जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है उनको तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब वो अपना बिजनेस करेंगे तो उनको दूसरे की मर्जी पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा शुरुआत करने के लिए। खाली बैठे रहने से तो अच्छा है काम करना, तो इसलिए उनको बिजनेस करना चाहिए। दूसरी कैटेगरी जो लोग ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, दूसरी कैटेगरी जो लोग ऑलरेडी कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनका क्या होता है कि उनको सैलरी कम मिल रही है। अगर सैलरी में आपका घर नहीं चल रहा है या नौकरी आप कर भी रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके फील्ड में आप मैक्सिमम कहां तक पहुंचेंगे। अगर आपका अमीर बनने का सपना है, बड़ी जिंदगी जीने का सपना है, लग्जरी लाइफ जीने का सपना है, तो आपको नौकरी छोड़ के बिजनेस ही करना पड़ेगा। नौकरी छोड़ के बिजनेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि नौकरी में आप किस लायक है ये कोई और डिसाइड करेगा। आप चाहे करोड़ों कमाने के लायक हो, लेकिन अगर आपका बॉस आपको 30,000 महीने के लायक समझता है तो आप 30,000 महीने के लायक ही रहे। तो अगर आप बड़ी लाइफ चाहते हैं, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपके अरमान बड़े हैं और आप समझते हैं कि आपके अंदर काबिलियत है, तो आपको बिजनेस ही करना चाहिए। नौकरी में आप अपनी काबिलियत कभी सिद्ध नहीं कर पाए, और सिद्ध कर भी पाए तो उसकी पूरी कीमत नहीं मिलेगी। नौकरी में तो आजकल ये साजिश चल रही है कि जो स्टाफ पुराना होने लगता है उसकी सैलरी बढ़ानी पड़ेगी, तो और नया जो बंदा आएगा वो कम सैलरी में वही काम कर देगा, इसलिए तरह तरह के तिक्रम लगा करके पुराने स्टाफ को हटा दिया जाए। इसलिए करना चाहिए। तीसरी सबसे बड़ी वजह कि जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो जब तक आप काम करते हैं आपको इनकम आती है, वो एक्टिव इनकम है। किसी भी वजह से नौकरी में ब्रेक हुआ, आपको छुट्टी लेनी पड़ी लंबी, आप बीमार हो गए, कोई और प्रॉब्लम हो गई, जैसे कोरोना में बहुत सारे लोग, किसी भी वजह से अगर नौकरी गई तो आप सीधे रास्ते पे आ जाते हैं, खाली हाथ हो जाते हैं। बिजनेस में ये नहीं।
बिजनेस में 3 से 5 साल में जब आपने बिजनेस सेट कर लिया, उसके बाद आप अगर काम नहीं कर रहे होते हैं किसी वजह से, तो भी आपका सिस्टम आपके लिए काम करता है, आपको इनकम आती है। चौथी वजह, बिजनेस करने की चौथी वजह, बिजनेस करने की चौथी वजह यह है कि आप जैसे कोई इंसान वो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, दोनों के लिए मैं कह रहा हूं, वो सरकारी नौकरी कर रहे हो या प्राइवेट नौकरी कर रहे हो, एक समय के बाद इंसान सब कुछ, सारी प्लानिंग अपने बच्चों के लिए करता है। लेकिन सोचिए कि आप अपनी नौकरी से बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आप अपनी नौकरी से बच्चे का भविष्य बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उनको सिर्फ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ अच्छी शिक्षा दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। और अच्छी शिक्षा, अच्छे रोजगार की गारंटी अब नहीं रह गई। मैं आपको एक अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। मेरे एक सीनियर डॉक्टर साहब थे, रिटायरमेंट के टाइम पे वो दुखी थे। मैंने जब उनसे पूछा कि आप रिटायर हो रहे हो, अब आपको एंजॉय करने का टाइम है, अच्छी, तो अब आप क्यों दुखी हो? अब तो आप झंझटों से मुक्त हो रहे हो। तो उन्होंने जवाब दिया, उनकी एक ही बेटी थी, उन्होंने बोला कि वो सेटल नहीं। मैं कहा क्यों, क्या हो गया? वो तो इंजीनियरिंग कर रही थी। तो उसने बोला हाँ, उसने बीटेक किया है, बैंगलोर के किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की थी। तो उन्होंने बताया कि जब वो पढ़ाई कर रही थी तो उसका ट्यूशन फी, उसका हॉस्टल का फी, उसका मेस का फी, उसका पॉकेट मनी, ये सारा कुछ मिला करके मैं उसको 30 से 35 हजार रुपए महीने देता था। और अब उसको 18, 20, 25 हजार रुपए का नौकरी ऑफर हो रहा है। यानी जितना उसने पढ़ाई में खर्चा किया, उससे कम की उसको नौकरी मिल रही महीने की। तो ये सच्चाई तो अभी, ये मैं 2-3 साल पहले की बात बता रहा हूं, तो ये सच्चाई तो अभी हो गई। ये सच्चाई तो अभी हो गई है। बच्चों के लिए आप सिर्फ अच्छी शिक्षा, नौकरी की, लोग एमबीए करके चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं, पीएचडी करके चपरासी की नौकरी के लिए लाइन में लगे हुए हैं। आए दिन ये खबर, मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, आए दिन आपको एमबीए चाय वाला, बीटेक चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाला देखते हैं ना आजकल, सोशल मीडिया में भी आता रहता है। आपको बहुत सारे कॉल सेंटर में एमबीए और बीटेक किए हुए लोग नौकरी करते हुए मिल जाएंगे, 15-15 हजार रुपए के। कैब चलाते हुए मिल जाएंगे लोग, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए लोग। आप बच्चों को पूरी जिंदगी नौकरी करके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए केवल उनको अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते, अच्छा भविष्य नहीं दे सकते। अच्छा भविष्य उनको तभी मिलेगा जब वो अपने लिए कमाएंगे। और कमाएंगे कि नहीं, इस बात की गारंटी आप नहीं कर सकते अगर आप नौकरी में हैं, क्योंकि 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे, आप जीरो पे आ जाएंगे। आपने बच्चे को पढ़ाया इस उम्मीद से कि बुढ़ापे में वो मेरा सहारा बनेगा, और जब बुढ़ापा आएगा तो पता चला कि वो बेचारा खुद ही भटक रहा है अपने रोजगार के लिए, वो आपका क्या सहारा बने? आज जितने भी लोग बेरोजगार भटक रहे हैं, नौकरी के लिए परेशान है, उनका भी तो कोई बुजुर्ग होगा जिसने उससे उम्मीदें लगाई होंगी। सोचिए उन बुजुर्गों का क्या हाल हो। अगर आप नौकरी करते रहे तो आपका यही हाल होने, लेकिन जितने साल आप नौकरी करते हैं, उतने साल अगर आप छोटी सी शुरुआत करके भी बिजनेस डेवलप करते हैं, तो सोचिए आपके रिटायरमेंट के टाइम तक वो बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। क्या आपके बच्चे को फिर भी भटकना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। मेहनत तो आप नौकरी करें या बिजनेस करें, दोनों में करनी। बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा, जूस तो दोनों में निकलेगा, जूस दोनों ही हाल में निकलेगा। नौकरी में पूरी जिंदगी जूस निकलेगा और अंत में हाथ कुछ नहीं आए। बिजनेस में शुरुआत के 3 से 5 साल जूस निकलेगा, और उसके बाद आने वाली 7 पुश्तें ऐश करेंगी। ये फर्क है नौकरी में और बिजनेस में। बहुत सारा पैसा, ऐशो आराम के अलावा ये एक फर्क है कि बिजनेस आप विल कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांसफरेबल है, आप अपनी पुश्तों को दे के जा सकते हैं। नौकरी ट्रांसफरेबल नहीं है। नौकरी में आपने जिंदगी भर जो लड़ाई लड़ी, आपके बच्चों को वही लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ेगी, चाहे आपने अपनी जिंदगी में कितनी भी मेहनत की। तो जब भैया मेहनत करनी ही है, मगजमारी करनी ही है, लड़ाई करनी ही है,
तो ऐसी करो ना जो परमानेंट हो। तो ये 4 वजह है मेनली जिसकी वजह से आपको बिजनेस करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बिजनेस होता क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, बिजनेस में एक सिस्टम होता है। बिजनेस में एक सिस्टम होता है जो आपके लिए काम करता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं नॉर्मल बिजनेस का, और बिजनेस क्यों नहीं करते लोग उस पर भी आएंगे, नौकरी क्यों चुनते हैं। तो बिजनेस में एक सिस्टम, जैसे मान लीजिए आपने डिसाइड किया, सोच लिया, प्लान कर लिया, फाइनल कर लिया, नक्की कर लिया कि अब बिजनेस ही करना है। आपने प्लान किया कि जूते की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो प्लान कर लिया, तो करते ही जूते की फैक्ट्री लग तो नहीं गई। आपको सबसे पहले उसकी जानकारी जुटानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और चलाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो बिजनेस करने के लिए सबसे पहले जरूरी है डिसीजन। आधे से ज्यादा लोग डिसीजन ही नहीं ले पाते। बिजनेस करना है ये डिसीजन ही नहीं ले पाते। जो डिसीजन ले लेते हैं उसमें से ज्यादातर लोगों को सही जानकारी नहीं मिलती कि अब जूते की फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री लगाने के लिए कितनी जमीन चाहिए, फैक्ट्री लगाने का नक्शा, फैक्ट्री में क्या क्या मशीनरी लगेगी, रॉ मटेरियल कहां से आएगा, वर्कर कितने चाहिए, इंजीनियर कितने चाहिए, मार्केट कौन सा होगा, कितना जूता बनाने का खर्चा आएगा, कितने में मार्केट में बिक पाएगा, मार्केटिंग कैसे करूंगा, ब्रांड नेम क्या रखूं, ये सारी जानकारी आपको चाहिए। सरकार के क्या क्या नियम है, कहां कहां से परमिशन लेना पड़ेगा, क्या क्या टैक्स भरना पड़ेगा, ये सारी जानकारी आपको चाहिए। और उन सब के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये वो, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, सब कुछ आपको अरेंज करना। तो जिन्होंने डिसीजन भी ले लिया, प्लानिंग भी ले लिया, उसके बाद आता है तीसरा फेस बिजनेस का। बिजनेस के मैं फेसेस बता रहा हूं कि बिजनेस में क्या क्या फेस आते हैं। पहला फेस डिसीजन लेने का, दूसरा फेस प्लानिंग करने का और सीखने का, तीसरा फेस आता है इन्वेस्टमेंट का। जमीन खरीद लिया, पैसा लग गया, इनकम शुरू नहीं होगी। फैक्ट्री बननी शुरू हो गई, पैसा लगने लगा, इनकम शुरू नहीं होगी। मशीनें आ गई, पैसा खर्च, स्टाफ हायर हो गया, सैलरी शुरू हो गई, प्रोडक्शन शुरू हो गया, पैसा खर्च हो गया। उसके बाद मार्केटिंग शुरू हुई, मार्केट में प्रोडक्ट गया, बिकेगा तब पैसा आएगा, बिकेगा तब पैसा आएगा। यानी आपने करोड़ों लाखों खर्च कर दिए, 3 साल 4 साल तक सिर्फ पैसा लगाया, पैसा आया नहीं। तो ये चीज समझनी पड़ेगी, ये बिजनेस है। नौकरी में पहले महीने के 30वें 35वें दिन पैसा आ जाता है। नौकरी शुरू की 30 35 40 दिन में पैसा आ जाता है। बिजनेस में नहीं आता। बिजनेस में इंतजार करना पड़ता है। सबसे पहले फैसला करना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है, फिर प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, फिर इंतजार करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इंतजार करना पड़ता है, बिजनेस को जमाना पड़ता है, तब जाके पैसा आएगा। गारंटी नहीं है। हो सकता है पहली बार आपका मार्केट में प्रोडक्ट जाए, लोग उसको पसंद ना करें, आपने करोड़ों लगाए हुए हैं, छोड़ के भाग नहीं सकते, दोबारा तिबारा कोशिश करनी होगी, बिजनेस को जमाना होगा, प्रोडक्ट्स में फेरबदल करना होगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को बदलना होगा, फिर से पैसा लगाना होगा। हो सकता है ये नौबत भी आए, दोबारा तिबारा री इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर पैसा नहीं लगाना पड़ता तो बिजनेस लोन नाम की चीज ही नहीं बनती ना। यानी बिजनेस करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है लोगों को, तब जाकर के कहीं प्रॉफिट आना शुरू होता है। लेकिन जब एक जूते की फैक्ट्री का मालिक होगा, तो जब उसको प्रॉफिट आना शुरू होगा ना, तो पहले महीने का प्रॉफिट भी 15 लाख 20 लाख 50 लाख होगा। नौकरी वाले की तरह 15 20 25 हजार नहीं। नौकरी वाले को पहले महीने में इनकम आ जाती है 15 20 50 हजार। बिजनेस वाले को 2 साल 3 साल बाद आती है, लेकिन लाखों में आती है। नौकरी वाला हद से हद रिटायर होने की उम्र तक, रिटायर होने की उम्र तक हद से हद लाखों में पहुंचेगा। बिजनेस करने वाला कुछ सालों में करोड़ों में पहुंच जाता है।
ये फर्क है नौकरी में और बिजनेस में। तो ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं करते? डिसीजन नहीं ले पाते, सही जानकारी नहीं जुटा पाते, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, घबराते हैं। क्यों? क्योंकि सही जानकारी नहीं जुटा पाए, डिसीजन नहीं ले पाए, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं। चौथी चीज, पेशेंस नहीं रखते। पेशेंस नहीं रखते हैं क्योंकि बिजनेस में मैंने बताया ना, पैसा तुरंत नहीं आता। माइंडसेट तो नौकरी वाला है ना। बचपन से ही हिंदुस्तान में घुट्टी की तरह हर बच्चे को पिलाया जाता है, अच्छे से पढ़ो नहीं तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छे से पढ़ो नहीं तो अच्छी सी नौकरी नहीं मिलेगी। रिश्तेदार, पड़ोसी, अड़ोसी, टीचर, मास्टर, गुरुजी सब यही बोलते हैं, सब यही बोलते हैं। तो इतनी बार वो चीज उसको बोली जाती है कि वो एक तरह से डिजाइंड हो जाता है, कंडीशनड हो जाता है कि मैं तो नौकरी करने के लिए ही पैदा हुआ हूं, नौकर बनना ही मेरी नियति है। तो वो उससे बियॉन्ड सोच ही नहीं पाता। ये एक साजिश है। ये जो 5-10% लोग बिजनेस क्लास बैठे हुए हैं ना, ये उनकी साजिश है। शिक्षा व्यवस्था को उस तरह से बर्बाद किया गया है ताकि अमीरी पे उन्हीं का हक रहे, उन्हीं के बच्चों का हक रहे। अगर सभी आम जनता में से लोग घुसने लगे बिजनेस में, तो ये जो इंडिया का 95% मनी उन 5% लोगों के पास है, वो इस 95% में भी बंटने लगेगा ना। तो उनके बच्चे कहां उस बिजनेस के? अगर मान लीजिए कि कोई सीमेंट का किंग है, तो वो तो जानता है कि अगर सारी दुनिया में से लोग आकर के सीमेंट के फील्ड में घुसने लगे तो मेरा बेटा सीमेंट का किंग नहीं रहेगा, कोई दूसरा बन जाएगा सीमेंट का किंग। तो इन सब चीजों के लिए ये घुट्टी पिलाई गई है। इससे निकलिए, इससे निकलिए। नौकरी करते रहेंगे अगर, तो जिंदगी भर मेहनत आप करेंगे, मौज किसी और का बच्चा करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मौज करें, तो छोटे से सही बिजनेस की शुरुआत कीजिए। एक जेन्युइन रीजन है जिसमें ये 95% लोग सही में फंसते हैं, ये 90% लोग सही में फंसते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस की शुरुआत करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। फैक्ट्री लगानी है तो करोड़ों चाहिए, कोई कंपनी खड़ी करनी है तो करोड़ों चाहिए, कोई दुकान भी खोलनी है तो लाखों चाहिए, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख चाहिए। कोई शोरूम खोलना है, कोई फ्रेंचाइजी लेना है तो लाखों चाहिए। ये पैसा सबके पास नहीं है। अगर कोई नौकरी कर रहा है, किसी तरह से लोन लेकर के, बचा के, कर्ज लेकर के पैसा जमा कर भी लिया, तो वो ये सोचता है कि बिजनेस तो शुरुआत में जमाने के लिए 3 से 5 साल मेहनत करनी ही है, टाइम तो देना ही होगा। तो अगर मैं नौकरी छोड़ के बिजनेस को टाइम देना शुरू करूं, सारी जमा पूंजी उसमें लगा दूं, कर्जा भी ले लूं, और अगर बिजनेस नहीं चला तो न तो घर के रहे ना घाट के, नौकरी भी छोड़ दी, बिजनेस भी नहीं चला, फिर तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो जिसके पास नौकरी नहीं है तो उसके पास तो पैसा है ही नहीं। जो नौकरी करता है, पैसा है, छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर सकता है, वो इस डर से बिजनेस नहीं शुरू करता। तो वहां पे समाधान के तौर पे आता है टीएन्स बिजनेस। अब आप बोलेंगे कि भैया टीएन्स बिजनेस वहां पे समाधान के तौर पे कैसे आता है? तो मैं आपको बताता हूं। टीएन्स में लाखों करोड़ों आपको नहीं लगाना, क्योंकि ये कंपनी बनी हुई है, इसकी फैक्ट्रीज बनी हुई है, इसके ऑफिस खुले हुए हैं, इसके स्टाफ एम्प्लॉय किए हुए हैं, प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट का R&D बनना सब कुछ हुआ है, ऑफिसेस तक, ब्रांचेस तक प्रोडक्ट पहुंचा। ना तो आपको कोई फैक्ट्री लगानी है, ना कोई ऑफिस खोलना है, ना कोई स्टाफ हायर करना है, ना किसी को सैलरी देनी है, ना सरकार से कोई परमिशन लेना है, ना कोई आपको सरकार को इस चीज के लिए टैक्स भरना है बिजनेस करने के लिए। तो ये सारे झंझट आपके नहीं, तो इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरी चीज, दूसरा फायदा क्या है कि अगर आपकी उम्र 18 साल है और बेरोजगार है, तो स्ट्रेट अवे मुंह उठा करके शुरू हो जाओ वाला कहानी है, आप शुरू हो सकते हैं। कहीं से आपको जानकारी के लिए भटकना नहीं है,
क्योंकि सारी जानकारी जीरो से A to Z जानकारी, एबीसी, जैसे बच्चे को एबीसी से सिखाना शुरू करते हैं ना, वैसे ही टीएन्स आपको बिजनेस सिखाता है एबीसी से। आपको जानकारी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है। तीसरा वजह कि टीएन्स बिजनेस क्यों सबके लिए करने का है कि अगर कोई नौकरी करता है तो यहां पे आपको नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप नौकरी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप हाउसवाइफ हो, हाउसवाइफ के लिए जैसे नौकरी करना भी पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो पूरा टाइम नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर के आप पार्ट टाइम करना चाहते हो, फुल टाइम करना चाहते हो या सम टाइम करना चाहते हो, आपके पास सारे ऑप्शन है। हाँ, इनकम और ग्रोथ आप कितना टाइम दे रहे हैं उस पर डिपेंड करें, उस पर डिपेंड करें। अब बताइए कि आपके पास फिर से डरने की वजह हो सकती है कि अगर नहीं चला तो आप बिजनेस करने के लिए आ रहे हो, फ्री में कंपनी के बिजनेस पार्टनर बन रहे हो, फ्री में आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आप बिजनेस करना सीखोगे तब तो डिसाइड करोगे ना कि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अगर कोई इंसान, आप अपने, अगर आप नए हैं और आज पहली बार जुड़े हैं, तो मैं ये आपसे सवाल पूछता हूं कि किसी ने कभी जिंदगी में पानी में नहीं उतरा, तैराकी नहीं की, उसको आप स्विमिंग पूल के किनारे ले जाओ और वो किनारे पे ही खड़ा होकर के बोल दे मैं तो नहीं तैर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उसे समझदार कहेंगे या बेवकूफ कहेंगे? तो ये सवाल अपने आप से पूछिए। आइए, ये समंदर है, उतरिए इसमें। आपको डूबने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको तला दिख रहा, आपको लगाना कुछ नहीं है जेब से, डूबने के लिए कुछ भी नहीं। अब टीएन्स बिजनेस ये होता है कि बिजनेस है क्या भैया, जब हमें कुछ करना ही नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, तो करना क्या होता है? तो इसमें करना सिर्फ होता है जब भी, जैसे आपने मान ली, जैसे मैंने आपको एक बिजनेस का एग्जांपल दिया कि आपको जूते की फैक्ट्री लगानी है, सब कुछ हो गया, प्रोडक्शन हो गया, तो आपको मार्केटिंग तो करनी होती है। जूता कहाँ बिकेगा उसके लिए प्रचार करना होता है, टीवी चैनल वालों से बात करनी होती है। तो जो प्रचार वाला पार्ट है, जो मार्केटिंग वाला पार्ट है, केवल वो आपको करना है। जो प्रचार वाला, जो मार्केटिंग वाला पार्ट है, केवल वो आपको करना है। बिका तो कंपनी का फायदा और आपका फायदा, नहीं बिका तो केवल कंपनी का नुकसान, क्योंकि आपने कंपनी नहीं बनाई। आपका क्या जाएगा? कंपनी आपको कभी नहीं कहती कि सामान खरीद के स्टोर करो, आपको पैसा नहीं लगा। अगर फिर भी कोई, किसी को डाउट होता है, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि मैं तो नहीं बेच पाऊंगा, मेरे को कन्विंस करना नहीं आता, मेरे से लोग क्यों मानेंगे, तो याद रखिए, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या करना है, कैसे करना है, किसको बताना है, लोग कहां से मिलेंगे, कैसे बताना है, क्या बताना है, सारी ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बावजूद भी बिका तो आपका फायदा, फिर कंपनी का फायदा, क्योंकि पहले प्रॉफिट आपके पास आता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग का बिजनेस है। बिकने से जो प्रॉफिट होता है उसमें कंपनी का भी हिस्सा होता है, आपका भी हिस्सा होता है। पैसा कंपनी के पास आपके थ्रू जाता है, आपका प्रॉफिट शेयर आपके पास पहले होता है, कंपनी के अकाउंट में पैसा बाद में पहुंचता है। तो बिका तो आपका भी फायदा, कंपनी का भी फायदा, नहीं बिका तो केवल कंपनी का घाटा, क्योंकि सामान तो आपके पास नहीं है, कंपनी तो आपकी नहीं है, फैक्ट्री लगाने पे आपने तो नहीं खर्चा किया। फिर भी आपको डर लग सकता है, फिर भी लोगों ने नेगेटिविटी फैला रखी है, फिर भी लोगों ने गलत फहमियां फैला रखी है। क्यों? वो भी मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि इस तरह के बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आपको सिर्फ दो तरह के लोग मिलेंगे। बाजार में आप जाके ढूंढना, मार्केट में जाकर के आप ढूंढना, अगर आपको फिर भी डाउट है तो आपको सिर्फ दो तरह के लोग मिलेंगे। पहला वो जो सफल है, सफलता की राह पे चल रहा है। दूसरा वो जिसने छोड़ दिया है। जिसने छोड़ दिया है वो आपको 36 बुराइयां करेगा। क्यों? क्योंकि उसने छोड़ दिया है, उससे नहीं हुआ तो उसने छोड़ दिया है। वो इस इंडस्ट्री को ठग बोलेंगे, वो इस इंडस्ट्री को फ्रॉड बोलेंगे कि अरे नहीं, कुछ नहीं होता, ये सब बेवकूफ बनाते हैं, लोग फेल हो जाते हैं।
100 में से 10 ही कमा पाते हैं। ये बोलेंगे वो 100 में से 10 लोग कमाते हैं, 90 लोग फेल हो जाते हैं। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम होता है ना, आईएएस का, आईपीएस का, उसमें से 100 में से आधे से भी कम लोग पास होते हैं। 0.3% है उसका सक्सेस रेशियो, तो वो भी फ्रॉड हुआ। रेलवे की भर्ती 1.5 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, 400 लोग चुने जाएंगे, 99.9% से ज्यादा फेल हुए, वो भी फ्रॉड हुआ। बैंक में भी ऐसा ही होता है, आईआईटी के एंट्रेंस में, मेडिकल के एंट्रेंस में 1% से भी कम है सक्सेस रेशियो, 1% से भी कम। 545 लोकसभा सीटें हैं, कम से कम 3000 लोग चुनाव लड़ते हैं, एक ही प्रधानमंत्री बनता है, वो भी फ्रॉड हुआ, वो भी फ्रॉड हुआ। तो आपको इस तरह से बरगलाया जाएगा, फ्रॉड नहीं है यहां पे। फेल कौन होता है? आईएएस के एग्जाम में कौन फेल होता है? आईएएस के एग्जाम में कौन फेल होता है? जिसने पास होने लायक तैयारी नहीं की, मेहनत नहीं की। लेकिन वहां पे फिर भी एक लिमिट है कि अगर 100 सीटें ही है, या आईएएस का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी जॉब का इंटरव्यू हो, अगर 100 सीटें ही हैं, 10,000 लोग अपियर हुए और 200 लोगों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, तो भी 100 लोग छांटे जाएंगे, 100 ही लोग सेलेक्ट होंगे। यहां पे सफल होने के लिए जितनी मेहनत और जितनी ट्रेनिंग लेने की, सीख लेने की जरूरत है, वो जितने भी लोग लेते हैं सभी सफल होते हैं। दुनिया में हाईएस्ट सक्सेस रेट है डायरेक्ट सेलिंग का। ये मैं नहीं कर रहा हूं, आप ये गूगल पे पढ़ सकते हैं। अमेरिका में 31% से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में इन्वॉल्व है, जापान में 32% लोग, चाइना में 27% लोग, यूरोपियन कंट्रीज का एवरेज 19% है, हमारे देश में 2% है। स्लीपिंग जाइंट है, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, इधर ही आएंगे। चॉइस आपको करना है कि कल को आपको मजबूरी में आना है या आज अपनी इच्छा से। मजबूरी में आएंगे, आज हम बुला रहे हैं, हम सिखाएंगे, हम प्यार से सिखाएंगे। जब आप मजबूरी में आएंगे ना, तो लोग भाव नहीं देंगे। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में एक और चीज लोग आपको बताएंगे कि ये कंपनी भाग जाती है, फ्रॉड होती है। ये भी सच्चाई है, कंपनियां भागी है, हजारों कंपनियां भागी। जितनी भी कंपनियां भागने वाली होती है ना, 2 से 5 साल में भाग जाती है, 2 से 5 साल में भाग जाती है। और हजारों कंपनियां भागी है इंडिया। मैं बताता हूं, फर्जी डिग्री का नाम सुना है? एमबीए की, नर्सिंग की फर्जी डिग्री देते हैं। फर्जी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी अभी न्यूज़पेपर में आया था। फर्जी डिग्री देते हैं कि नहीं देते? फर्जी डिग्री मिलती है अगर आपने गलत इंस्टीट्यूट चुन लिया, जो मान्यता प्राप्त नहीं है, तो उसकी डिग्री फर्जी होती है। तो गलती किसकी? आपने सही से जानकारी नहीं ली, आपको कम नंबर मिले, अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो रहा था, जहां पे मिला आपने बिना जांच पड़ताल किए हुए ले डाला एडमिशन, या लालच में फंस गए। बहुत सारे इंस्टीट्यूट बोलते, आपने आए दिन दीवारों पे अखबार और पोस्टर में देखते होंगे, 8वीं फेल सीधे 10वीं करें, 10वीं फेल सीधे 12वीं करें। आप इस लालच में आके फंस गए, तो गलती किसकी? तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था भी फ्रॉड हो गई क्या? नहीं, फर्जी है तो असली भी है। मार्केट में आपने सुना होगा, देखा होगा, 500 के, 100 के, 1000 के, 2000 के नकली नोट होते हैं। कभी आपने 300 का नकली नोट देखा है? कभी 70 रुपए का नकली नोट देखा है? अगर आपको कोई 300 का नकली नोट देगा, तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बोलेंगे अरे ये तो फर्जी है, क्योंकि असली नहीं है। 300 का नोट असली नहीं होता तो नकली कैसे हो सकता है? तो वैसे ही ये दूसरे एंगल से देखिए कि जिस चीज का असली नहीं होता उसका नकली नहीं होता। दूसरे एंगल से देखेंगे तो जिसका नकली होता है उसका असली भी होता है। एप्पल का आईफोन नकली मिलता है तो असली भी मिलता है ना। राडो की, ओमेगा की घड़ियां नकली मिलती है तो असली भी मिलती है ना। नाइके के, रिबॉक के, पुमा के नकली जूते मिलते हैं तो असली भी तो मिलते हैं ना इसी मार्केट में। पहचान आपको करनी है। पहचान करने में चूक गए या लालच में पड़ गए तो आप फर्जी कंपनियों के जाल में फंस जाएंगे, और वो कंपनी भाग जाएगी या आपको धोखा दे देगी, आपके पैसे डूब जाएंगे। ये कंपनियां कैसी होती हैं? फर्जी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आपको बोलेगी 6 महीने में लाखों की इनकम हो जाएगी, 10 लाख महीना, 2 साल में करोड़पति।
अगर ऐसा होता तो सरकार क्यों इतनी गालियां सुनती, सबको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लगा देती, सभी करोड़पति हो जाते, झंझट ही खत्म, देश की गरीबी मिट जाती। करोड़पति बनना आसान होता तो सभी करोड़पति होते, फिर करोड़पति की कोई वैल्यू नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ। करोड़पति बनना यहाँ संभव है लेकिन आसान नहीं। संभव है, नौकरी में तो संभव ही नहीं है। चाहे आप 8 घंटे की बजाय 16 घंटे की जॉब कर लो, 24 घंटे में 22 घंटे काम करते रहो, नौकरी में तो बनना संभव ही नहीं करोड़पति। यहाँ बिजनेस में बनना संभव है। नेटवर्क मार्केटिंग में, टीएस बिजनेस में बनना संभव है, आसान नहीं है, आसान नहीं है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, सीखना तो पड़ेगा। फर्जी कंपनियां क्या बोलेगी, आप इतना पैसा लगा दो, बस महीने का इतना आता रहेगा, काम करो या ना करो। बिना कुछ किए तो कोई गाली भी नहीं देता आज। बिना कुछ किए कोई गाली भी देता है? किसी को छेड़ोगे, मारोगे, गाली दोगे तभी तो वो आपको गाली देगा ना। तो जब बिना कुछ किए कोई गाली नहीं देता तो बिना कुछ किए कोई पैसा कैसे दे देगा? ये तो सोचना भी बेवकूफी है, लेकिन फिर भी लोग फंसते हैं। अभी टीवी पे आया था क्रिप्टो करेंसी, ये प्लान वो प्लान, मत फंसिए। अच्छी और ईमानदार कंपनी चुनिए, मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन जरूर। तो अब मैं टीएस बिजनेस के बारे में जो बता रहा था, मैंने वजह आपको बता दी, कंपनी कैसे चुनना है वो आपको बता दिया। अब टीएस बिजनेस क्या है ये समझने के लिए आपको सबसे पहले कंपनी को समझना होगा। कंपनी को समझिए, मैं आपको कंपनी के बारे में बताऊंगा, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए कि ये कंपनी भरोसा कर, मैं नहीं बोलूंगा कि इस पर भरोसा करो, खुद डिसाइड कीजिए कि ये कंपनी भरोसा करने लायक है या नहीं। फिर कंपनी क्या काम करती है, आपको मार्केटिंग तो करनी है, लेकिन किस चीज की मार्केटिंग करनी है, ये चीज मार्केट में चलने वाली है भी या नहीं, उस चीज को समझिए। पैसा कितना आएगा आप संभाल नहीं पाएंगे, कितना पैसा आएगा वो भी बताओ। चलिए मैं एक प्रेजेंटेशन शुरू करता हूं जिसमें मैं आपको कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। प्रेजेंटेशन क्लियरली विजिबल है मीनाक्षी मैम, निधि मैम, कोई बता दो मुझे। यस सर। ओके, फेसबुक लाइव का भी मैंने घुमा दिया है। ये सब चीजें मैं बता चुका हूं कि जर्मनी जापान में ये बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज लोग हैं जिन्होंने कहा है। अभी भारत में इसके ऊपर कानून भी बन गया है, ये एक लीगल बिजनेस हो गया है। भारत के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो गई। तो अब डायरेक्ट सेलिंग से, नेटवर्क मार्केटिंग से आपको भागने की, घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक कानूनी बिजनेस हो गया है। इसके ऊपर लोकसभा में, राज्यसभा में कानून पेश हो गया है, डायरेक्ट सेलिंग का बिल बन चुका है। इसके लिए कई सारी यूनिवर्सिटीज में जैसे एमबीए, एमसीए की कोर्सेज होते हैं, वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग की कोर्सेज शुरू हो गई। इसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज बन गई। और ये दुनिया के महान महान अमीर लोग, सफल लोग हैं जिन्होंने आपके स्क्रीन पे सामने जिन्होंने कहा हुआ है कि आपको डायरेक्ट सेलिंग को चुनना चाहिए, क्योंकि आज अगर मर्जी से नहीं चुनोगे तो कल जबरदस्ती चुनना पड़ेगा, नौकरियां नहीं रहने वाली। दुनिया में सरवाइव करना है तो बेचना सीखना पड़ेगा। सपने पूरा करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बताता हूं, कुछ लोगों का इश्यू होता है टाइम का। तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये आपके सामने स्क्रीन पे है, आप इसको समझ सकते हैं, आप लोग खुद समझदार है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे भी रोज आप मैनेज कर सकते हैं तो आप इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकते हैं। सिर्फ 2 घंटे भी अगर आप रोज मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले कंपनी के बारे में बताते हैं। ये कंपनी 26 साल पुरानी है। 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी, 26 साल से ज्यादा हो चुका है कंपनी को। कंपनी का 1038 एकड़ में ये हेडक्वार्टर एरिया है जो आपके स्क्रीन के सामने फोटो में है। इस कंपनी के पास अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिसर्च सेंटर है, लग्जरी हॉस्पिटल है, लग्जरी होटल्स हैं, अपनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड के टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में काउंट होती है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ट्राइंगल है दिख रहा है सामने आपके स्क्रीन पे राइट साइड में, ये पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी है। ये रेसिडेंशियल एरिया है जो इस कंपनी में, यहाँ पे हेडक्वार्टर में काम करने वाले लोग यहाँ रहते हैं। और ये कंपनी का हेडक्वार्टर एरिया है, ये ग्लोबल हेडक्वार्टर, ये जो आर्क बिल्डिंग है ये ग्लोबल हेडक्वार्टर है कंपनी का। ये कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और वेयर हाउसेस है। 1995 में
डॉक्टर ली जिनयॉन जो चाइना के रिचेस्ट पर्सन्स में से एक है, इन्होंने शुरू किया था। हांगकांग के पास तियानजिन नाम का एक शहर है वहां पे, जिसको वर्ल्ड का बिजनेस कैपिटल या मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल कहा जाता है। 26 सालों से ये एक ग्लोबल ब्रांड है। 190 से ज्यादा देशों और रीजन्स में इसका बिजनेस है। 46, ये तो पुराना स्लाइड है, 46 मिलियन से ज्यादा फैमिलीज इसके साथ जुड़ चुकी है। तो ये अब आपके ऊपर छोड़ता हूं डिसाइड करने के लिए कि जो कंपनी 26 साल से चल रही है मार्केट में सक्सेसफुली, क्या वो आपके ज्वाइन करते ही भाग जाएगी? जिस कंपनी के बिजनेस को 190 देशों में 46 मिलियन फैमिलीज ने एक्सेप्ट किया, वो भरोसा करने लायक है या नहीं है, आप डिसाइड करें। ये इसकी इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है जो राइट साइड में दिख रहा है। इसका पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के साथ हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशनल टाई अप है। इंडिया में भी के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी और एमिटी यूनिवर्सिटी के साथ इसका हायर एजुकेशन के लिए स्ट्रेटेजिक टाई अप। तो जिस कंपनी की यूनिवर्सिटी पे, क्या आप, हो सकता है टीएनसी यूनिवर्सिटी का नाम आपने नहीं सुना, आप गूगल कर सकते हैं टीएनसी यूनिवर्सिटी या तियानसी यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन एमिटी यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना होगा, के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी का नाम तो आपने सुना होगा। तो जिस कंपनी की यूनिवर्सिटी पे इन यूनिवर्सिटीज ने भरोसा किया है, वो कंपनी भरोसा करने लायक है या नहीं, ये आप आसानी से डिसाइड कर सकते हैं। ये ली जिनयॉन है, टीएनस के फाउंडर और चेयरमैन है। फोर्ब्स की लिस्ट के हिसाब से ये 2011 से दुनिया के टॉप 100 रिचेस्ट पर्सन में है, और इनका एक ही सपना है कि पूरा विश्व एक परिवार हो। इसीलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया से 46 मिलियन फैमिलीज वो टीएनस फैमिली, टीएनस को एक देश माना जाता है। टीएनस के मेंबर्स को टीएनस सिटीजन कहा जाता है। इतने सारे लोग, 4.6 करोड़ फैमिलीज, इतने सारे लोग जो है कि दुनिया के आधे से ज्यादा देशों की इतनी आबादी नहीं है, इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं इस बिजनेस के साथ। यूनाइटेड नेशंस ने इसीलिए इसको अपनी मेंबरशिप दी है। जी हाँ, इस कंपनी के पास यूनाइटेड नेशंस की मेंबरशिप है और फ्रेंड्स ऑफ यूएन का टाइटल है। ये देख सकते हैं, ये उस सेरेमनी का फोटोग्राफ है जहां पे इस कंपनी के फाउंडर को यूनाइटेड नेशंस का झंडा दिया गया था। ये इसके ग्लोबल हेडक्वार्टर पे आप देख सकते हैं, इस तरफ भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी यूनाइटेड नेशंस का झंडा लहराता है। ये ली जिनयॉन मिस्टर जो वर्ल्ड के बड़े बड़े लीडर्स, ऐसा नहीं है कि कोई गली का छोटा मोटा बिजनेसमैन, जैसे आप देखते होंगे मार्केट में आता है कि ये फलाना, ये पुराने लीडर, ये उसने बिजनेस शुरू किया, नहीं, ये वर्ल्ड के रेनाउंड पर्सनालिटी है। आप देख सकते हैं, ये चाइना के प्रेसिडेंट, ये वॉरेन बफेट, ये बिल गेट्स, जॉर्ज बुश, इस तरह की, मिखाइल गोर्बाचोव, इस तरह के लोग भी इनसे मिलते हैं। इस इतनी बड़ी शख्सियत के कंपनी का बिजनेस पार्टनर बनने का मौका आपको मिल रहा है आज। कहते हैं ना, लक्ष्मी तिलक लगाने आए तो मुंह धोने नहीं जाना चाहिए, बाकी आप खुद समझदार हैं। ये कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। ये नास्डैक का स्क्रीन है। ये टाइम्स स्क्वायर पे यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क में नास्डैक जो यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक एक्सचेंज है, ये जो स्क्रीन है इस पे एडवर्टाइजमेंट होता है। ये दुनिया का सबसे महंगा स्क्रीन माना जाता है। तो इसके जो टॉप क्लास के वर्ल्ड के लीडर्स हैं, जिनके आप फोटोग्राफ्स यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं, उनको इस पे कई बार फीचर किया जाता है। इस दुनिया के महानतम स्क्रीन पे, सबसे महंगे स्क्रीन पे आपको फीचर होने का मौका मिल सकता है अगर आप इस कंपनी से जुड़े हुए हैं और टॉप लीडरशिप में पहुंचते हैं। तो इस कंपनी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। बहुत सारे बोलते हैं फ्रॉड है, मतलब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले पागल हैं जो एक फेक और एक फ्रॉड कंपनी को उन्होंने अपने रिकॉर्ड बुक में जगह दिया है। ये रिकॉर्ड क्यों? क्योंकि जब लोग कमाते हैं ना, तो एक सपना होता है सारी दुनिया घूमने का। अगर आप इस कंपनी के साथ जुड़ के कमा रहे हैं तो साल में 3 बार आपको कंपनी घुमाती है। छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करने होते हैं, उस काम करने के लिए कोई टारगेट नहीं, लेकिन अगर ये एक्स्ट्रा अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स चाहिए, टूर चाहिए, कार चाहिए, तो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, वो अगर पूरा करते हैं तो कंपनी आपको फॉरेन टूर पे ले जाती है। जब कंपनी की 20वीं सालगिरह 8 मई 2015 को मनाया जाना था, तो कंपनी पूरी दुनिया से 6,400 लोगों को यूरोप के टूर पे लेके गई थी 2015 में। अब 2015 के 8 मई का आप न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, जी न्यूज की वेबसाइट पे जाकर के आप इस न्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे कहने से नहीं मानना है, मत मानिए, जी न्यूज की वेबसाइट पे जाकर के आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ऐसा हुआ था कि नहीं। 6,400 लोगों को कंपनी यूरोप के टूर पे लेके गई थी और फ्रांस में नीस शहर के एक समुद्र तट पे
सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटेंस बनाया गया था, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। हर इंसान पे उसको यूरोप घुमाने पे कंपनी ने 1.5 लाख रुपए खर्चा किए थे। लोग बोलेंगे बिजनेस चलता नहीं है, कोई खरीदता नहीं है, तो कंपनी के मालिक क्या 6,400 लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करके अपनी जेब से लेके गए थे? मैंने कहा ना, छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं, तो ये 6,400 लोगों ने वो टारगेट्स पूरे किए, तभी तो उनको कंपनी टूर पे लेके गई। इसका मतलब क्या है कि लोग काम कर पा रहे हैं, टारगेट्स भी पूरे कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भरोसा और बढ़ाने के लिए इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को संभालने के लिए आईडीएसए बना हुआ है, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को देखभाल के लिए वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बना हुआ है। ये कंपनी दोनों की ही मेंबर है। मेक इन इंडिया को कंप्लाई करती है। 90% प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं। दुनिया भर में हजारों अवार्ड्स और सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं क्वालिटी के लिए, सेफ्टी के लिए और बिजनेस स्टैंडर्ड के लिए। कोई भी अवार्ड और सर्टिफिकेट ऑलमोस्ट सारे ही इस कंपनी के पास है। कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है और वही इस कंपनी के बैकबोन है। प्रोडक्ट्स क्या है? तो आपकी हेल्थ के लिए। हेल्थ के प्रोडक्ट्स क्यों हैं? तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो चलने वाला बिजनेस है वो है हेल्थ केयर का। पहले लोगों को लगता था एजुकेशन का बिजनेस है, आईटी का है, ये है। सारे बिजनेस कोरोना टाइम में ठप हो गए, लेकिन सिर्फ एक हेल्थ केयर का बिजनेस है जो आगे बढ़ा, जिसने ग्रो किया। क्योंकि हेल्थ केयर के बिजनेस के बारे में सच्चाई है कि जब तक धरती पे लोग हैं वो बीमार होंगे, और लोग बीमार होंगे तो हेल्थ केयर वाले पैसा कमाएंगे। हेल्थ केयर के सेक्टर में अगर आपको पैसा कमाना है तो लोग आमतौर पे ये सोचते हैं कि अगर आपके पास डिग्री है, एमबीबीएस, एमडी, तो आप डॉक्टर बन जाओ, या फिर बहुत पैसा है तो हॉस्पिटल खोल लो, डॉक्टर्स रख लो, या फिर पैसा है लाखों रुपए और फार्मासिस्ट की डिग्री है तो आप मेडिकल स्टोर खोल लो, नर्स बन जाओ, तभी आप हेल्थ केयर में पैसा कमा सकते हो। ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताता हूं। ये डब्ल्यूएचओ का कहना है, ये डब्ल्यूएचओ का कहना है। दुनिया की सच्चाई क्या है कि दुनिया में 5% लोग ही हेल्दी, 15% लोग बीमार है, 15% लोग बीमार है, और 80% लोग सब हेल्थ की कैटेगरी में। सब हेल्थ मतलब ना तो बीमार है, ना वो स्वस्थ है, ना तो मतलब पाकिस्तान में है ना इंडिया में है, वो नो मैंस लैंड पे है। कभी वो पाकिस्तान में घुस जाते हैं, कभी वो इंडिया में जाते हैं, कभी वो बीमार हो जाते हैं, कभी वो स्वस्थ हो जाते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं किसी देश की बुराई कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो मतलब कहने का मतलब है कि वो बीमारी और स्वास्थ्य के बीच में खड़े हैं। कभी वो बीमार हो जाते हैं, दवाई खाते हैं, ठीक हो जाते हैं, फिर वो बीमार हो जाते हैं। 80% लोग ऐसे हैं। तो जो 5% हेल्दी लोग हैं वो तो ना तो डॉक्टर के पास जाएंगे, ना हॉस्पिटल जाएंगे, ना आपके पास जाएंगे, तो उनसे तो नहीं कमा सकते आप। जो 15% लोग बीमार हैं वो डॉक्टर के पास जाएंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, फार्मा कंपनीज के पास जाएंगे, दवाई दुकानों में जाएंगे। बचे 80% लोग। ये 80% लोग वो हैं जो बीमार नहीं होना चाहते, बीमार नहीं होना चाहते। बीमारियों के नाम पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंडस्ट्री। कहने के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस है, बट एक्चुअली वो हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, वो मनी इंश्योरेंस। आपको आपकी हेल्थ को खराब होने से नहीं बचा सकता हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ खराब हो गई तो इलाज में जो खर्चा हुआ उसमें से कुछ हिस्सा वापस मिल जाता है, हेल्थ को तो नहीं बचा सकता। लेकिन बीमारियों से तो हर कोई बचना चाहता है। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में टीवी पे कि बहुत सारे लोग बीमार हो गए, सूटकेस में रुपया लेकर के हॉस्पिटल के गेट पे चौकीदार से, जो हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है, उससे गुहार लगा रहे, गिड़गिड़ा रहे कि हॉस्पिटल में घुसने दो। नहीं घुसने दिया। करोड़ों रुपए कहां गए? उस समय तो कोई इंश्योरेंस भी नहीं पूछ रहा। लोगों ने कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा सोना बेचा, सबसे ज्यादा शेयर्स बेचे, लोगों की जमीन बिक गई, घर बिक गया, गाड़ी बिक गई। किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस का इंतजार नहीं किया, क्योंकि जान बचानी थी। अब लोगों को समझ में आ गया कि पैसा कितना भी हो, पैसा कितना भी हो, बीमार पड़ने के बाद वो पैसा काम आएगा कि नहीं आएगा गारंटी नहीं है। इसलिए बेहतर है पैसा पहले खर्च कर लो, बीमार पड़ो ही मत।
बीमारी से बचना संभव तो है, कोशिश तो की जाती है कि बीमार पड़े ही ना, कोशिश तो की जा सकती है ना। तो ये जो 80% लोग हैं जो बीमार नहीं होना चाहते, अगर आप टीएन्स बिजनेस में जुड़ते हैं तो ये 80% लोग आपके कंज्यूमर होंगे, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। हेल्थ इंडस्ट्री का कंज्यूमर बेस है 15%। हेल्थ इंडस्ट्री का कंज्यूमर बेस है 15%। हेल्थ इंडस्ट्री जिसमें डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, दवा दुकानें और हॉस्पिटल्स आते हैं। और वेलनेस इंडस्ट्री का कंज्यूमर बेस है 80%। टीएन्स बिलोंग्स टू वेलनेस इंडस्ट्री। ये लोगों को बीमार होने से बचाती है। और दूसरा काम है कि जहां पे जो बीमारियां नॉर्मल तरीकों से, एलोपैथी से, आयुर्वेद से, होम्योपैथी से ठीक नहीं हो रही, उसमें इलाज में सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ताकि पूरा इलाज हो सके। उसके लिए कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। बीमारियां होने के क्या रीजन है ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगा तो आपका टाइम ही खराब करूंगा। आजकल सब समझदार हैं, सबके पास मेरे से ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी आप लोगों के पास, और आपके स्क्रीन पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पोल्यूशन, खाने का मिलावट, फसल में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल, रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन, लाइफस्टाइल, ये सब आपको पता है। बीमारियों से बचने के लिए क्या चाहिए तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि भाई आपके खाने में प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, ट्रेस मिनरल्स होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट होना चाहिए, अनसैचुरेटेड फैट ऑब्वियसली, फाइबर होना चाहिए, अमीनो एसिड होना चाहिए। ये सबको बचपन से ही पढ़ाया जाता है, लेकिन खाने में नहीं है। सच्चाई ये है कि आज के खाने में ये सब नहीं है, बहुत नाम मात्रा में है, जो हमारे लिए काफी नहीं है। बैलेंस डाइट और हेल्दी लाइफस्टाइल हेल्दी रहने के लिए जरूरी है, लेकिन 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते। सबको पता है सुबह उठ करके 4-5 किलोमीटर जॉगिंग करो, हेल्दी रहोगे, कितने लोग करते हैं? सबको पता है क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। अरे और तो छोड़ो, एक नॉर्मल सी बात है, सभी जानते हैं खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए, कितने लोग फॉलो कर पाते हैं इस चीज को? तो बीमारियां तो हम खुद इनवाइट कर रहे हैं। धीरे धीरे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, बीमारियां भी बढ़ रही है, तरह तरह के वायरस आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, बीमारियां तो बढ़नी ही है। खुशी होने की बात नहीं है, बट सच्चाई है, बीमारियां बढ़नी ही है और आपका बिजनेस भी बढ़ना ही। अनलिमिटेड फ्यूचर है, कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि बीमारियां बढ़नी है। खरबों रुपए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये, मेडिकल इंडस्ट्री नहीं है, हेल्थ केयर, जहां पे स्वास्थ्य का बचाव किया जाता है, हेल्थ प्रिजर्वेशन किया जाता है, आपके हेल्थ की केयर की जाती है, बीमारी की केयर नहीं। हेल्थ केयर तो तब आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हेल्थ केयर इंडस्ट्री का मतलब बीमारी को ठीक करना समझते हैं। आज इस सच्चाई को, इस फर्क को समझिए। हेल्थ केयर का मतलब है जहां हेल्थ की केयर की जाती है। हॉस्पिटल को लोग हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पार्ट मानते हैं, नहीं, हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। हॉस्पिटल इलनेस केयर इंडस्ट्री का पार्ट है। हॉस्पिटल में कोई हेल्दी बंदा नहीं जाता, बीमार बंदा जाता है। बीमार बंदे के पास हेल्थ होती नहीं है, उसकी हेल्थ तो खराब हो चुकी है, तो जो चीज है नहीं उसकी केयर कैसे होगी? वहां बीमारी की केयर होती है, वहां पेशेंट केयर होता है। हॉस्पिटल में पेशेंट केयर होता है, हेल्थ केयर हॉस्पिटल के बाहर होता है, जो हम आप करेंगे टीएन्स के साथ जुड़ के। खरबों रुपए की, क्योंकि 80% क्लाइंटेल हमारे पास है, हॉस्पिटल के पास 15% है। तो खरबों रुपए की जो हेल्थ, जो इलनेस केयर, बीमारियों का केयर करने की जो इंडस्ट्री है, उससे कई गुना ज्यादा पोटेंशियल है वेलनेस इंडस्ट्री। एवरग्रीन इंडस्ट्री है ये, जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये इंडस्ट्री चलती रहेगी। प्रोडक्ट्स में स्पाइरुलिना है, ये प्रोटीन का, मिनरल्स का और विटामिन्स का रिचेस्ट सोर्स है। ये इतना अच्छा क्वालिटी का प्रोटीन है इस कंपनी का कि टीएन्स को नासा, जो एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में भेजती है, उसका ऑफिशियल सप्लायर होने का गर्व, गौरव प्राप्त है इस कंपनी को। आप सोच सकते हैं कि किस क्वालिटी का, नासा भी अगर अपने एस्ट्रोनॉट्स के लिए टीएन्स स्पाइरुलिना खरीद सकता है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस क्वालिटी का स्पाइरुलिना टीएन्स कंपनी बनाती है। ऑलमोस्ट हर बीमारी से बचाने का काम कर सकता है ये, क्योंकि ये शरीर को एक कंप्लीट न्यूट्रिशन देता है। इंसान के शरीर को ऑलमोस्ट जो भी चाहिए सब कुछ इसमें है। ये मैं डिटेल में आज नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, टाइम बहुत लगेगा। स्पाइरुलिना के बारे में दिया गया। ओमेगा लाइफ, ये हार्ट के केयर के लिए, हार्ट अटैक सबसे बड़ा किलर बन गया। पहले तो 60 की उम्र के बाद होता था, तो 30-32 की उम्र में होने लगा है हार्ट अटैक। एकदम फिट लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, तो ये हार्ट अटैक होने से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये जिमनिमा, ये शुगर को रिवर्स करने के काम में आता है।
आपने सुना होगा शुगर कभी ठीक नहीं हो सकता, सच्चाई है शुगर ठीक होने की चीज भी नहीं है, शुगर खत्म नहीं हो सकता। लोगों से सुना होगा शुगर खत्म होने की चीज भी नहीं है, शुगर तो चाहिए बॉडी में, मिनिमम मैक्सिमम फिक्स है उसका, उसके बीच में चाहिए। शुगर बैलेंस किया जाता है, लेकिन दवाइयों के साथ बैलेंस करो वो एक बात है, जो शुगर के पेशेंट करते हैं, जिंदगी भर दवाई खाते हैं और उसको बैलेंस करते हैं। लेकिन ये जिम्निमा ऐसी चीज है कि कुछ टाइम तक यूज करने के बाद बिना दवाइयों के भी आपका शुगर बैलेंस है। ये भी बैलेंस ही करता है लेकिन बिना दवाइयों के बैलेंस करता है। मल्टीविटामिन है, विटामिन के बारे में बताने की क्या जरूरत है, बाजार में भी मल्टीविटामिन मिलता है। अभी तक जो मैंने चीजें बताई दो तीन, उसमें से कुछ चीजें हैं जो बाजार में नहीं मिलती, लेकिन बाजार में विटामिन ए की अलग गोलियां, बी की अलग गोलियां, सी की अलग गोलियां। यहाँ पे एक मल्टीविटामिन का टैबलेट डेली लेना है, उससे आपको 11 विटामिन 9 मिनरल्स मिलते हैं, एक टैबलेट्स। जिंक है, ग्रोथ के लिए जरूरी है, ब्रेन के फंक्शन के लिए जरूरी है, आंखों के लिए जरूरी है, हार्मोनल फंक्शन के लिए, थायराइड फंक्शन के लिए जरूरी है, इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। Fe+ है, खून की कमी, HB लेवल की डाउन हो जाना, उसकी वजह से इम्यूनिटी, शरीर में ऑक्सीजन, जो अभी कोरोना वालों को ज्यादातर हो रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो रहा है, SpO2 चेक करते हैं, वो इसकी कमी से होता है। याददाश्त भूलने की समस्या, ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, बच्चों के ग्रोथ में समस्या, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ, अंडर डेवलप्ड चिल्ड्रन, स्पेशल चिल्ड्रन जो पैदा होते हैं, वो सब इसकी कमी से होते हैं। तो ये उसके लिए है। FOS पाउडर आंतों की सेहत के लिए, क्योंकि आंतों का रोल है न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना। आप कितना भी खाना खा लो, कितनी भी दवाई खा लो, कितना भी टीएनस के प्रोडक्ट्स खा लो, स्पाइरुलिना खा लो, दुनिया का बेस्ट, लेकिन अगर आंत, आपके स्पाइरुलिना में बहुत अच्छे प्रोटीन, मल्टीविटामिन सब कुछ है, टीएनस का मल्टीविटामिन आप खा रहे हो, 11 तरह के विटामिन उसमें है, लेकिन अगर आपकी आंत हेल्दी नहीं है तो वो विटामिन को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, फायदा क्या? ज्यादा ऊपर से खाया, नीचे से निकाला, बस यही होगा। आपकी आंतों की सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसमें जो बिफिडो बैक्टीरिया होते हैं, जो गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो होना चाहिए, वही उसको तोड़ेंगे और उससे एब्जॉर्ब करेंगे न्यूट्रिएंट्स को। तो वो जरूरी है, उसके लिए FOS पाउडर चाहिए। हाई फाइबर, कॉन्स्टिपेशन के लिए, शरीर, पेट ठीक से साफ हो, स्टमक ठीक से साफ हो, इंटेस्टाइन ठीक से साफ हो, मोटापा कम हो, शुगर कम हो, उसमें काम आता है। टी पॉली, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में सपोर्ट करता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, एनर्जी के लिए अच्छा है, हार्ट के लिए, लिवर के लिए, इसके लिए अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई से 200 गुना ज्यादा पावरफुल, दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, माना हुआ, अवार्ड मिला हुआ है इसको। OPC बोलते हैं ना, खून की गंदगी, खून की सफाई करता है, स्किन को निखारता है, खून में कहीं कोई थक्का बन जाता है, गांठ पड़ जाती है, कहीं कोई जैसे ब्लॉकेज हो जाती है हार्ट में, आर्टरीज में, ब्रेन आर्टरीज में, इसके अलावा वेरिकोस वेन हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से थक्के जम जाते हैं, ये सारी चीजों में ये काम, सारा ब्लॉकेज सफाई करने का, सफाई कर्मचारी है। कॉर्डिसेप्स, हार्ट, लंग्स, लिवर और किडनी, ये हमारे शरीर के 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। ये चारों को अगर एकदम हेल्दी रहना है तो ये खाना है, और ये चारों अगर एकदम हेल्दी है, ये चारों में से कोई भी अगर कमजोर पड़ा तो सेक्सुअल वीकनेस आ जाती है। तो अगर आपका सेक्सुअल पावर एकदम ऑप्टिमम रखना है, लिबिडो को अच्छा हाई रखना है, तो टीएनस कॉर्डिसेप्स लेना है, क्योंकि ये चारों को हेल्दी बनाएगा। और सबसे बड़ी संयोग की बात देखिए, वैसे तो कॉर्डिसेप्स कई सालों से मिल रहा है, कोरोना अभी आया है, लेकिन कोरोना भी यही 4 चीजों को अफेक्ट करता है, लंग्स को, हार्ट को, लिवर को और किडनी को। यानी अगर आप इसका सेवन करें तो कोरोना से बच भी सकते हैं, और अगर हो गया तो उसको ठीक करने में भी, और अगर आपके ये चारों हेल्दी हैं तो इम्यूनिटी भी टॉप की रहेगी। चिटोसन, इसको लाइफ का 6th एलिमेंट कहा जाता है, ये ब्लड शुगर को मेंटेन करने में, मोटापा घटाने में, घाव भरने में, पुराने से पुराना घाव है उसको भरने में, चाहे वो अंदर हो बाहर हो, पाइल्स में, एसिडिटी में, अल्सर वगैरह हो जाता है उसमें, कैंसर में, शरीर से हैवी मेटल्स को, टॉक्सिन्स को हटाने में काम आता है। ओरिकेयर टूथपेस्ट, ओरिकेयर नाम है इसका, टूथपेस्ट है ओरिकेयर, पूरे मुंह की, मुंह में से इतने तरह के एंजाइम निकलते हैं जो पाचन के लिए जरूरी है। अगर आपका पूरा मुंह का मतलब केवल दांत या मसूरों से नहीं है, टूथपेस्ट का मतलब पूरा मुंह के अंदर जो गाल है उसमें बहुत सारी ग्रंथियां होती है, जिससे एंजाइम निकलते हैं जो खाना पचाने, खाने का पाचन मुंह से शुरू हो जाता है। तो अगर आपका पूरा मुंह हेल्दी नहीं है तो आपका स्वास्थ्य कभी सही नहीं हो सकता। तो ये टूथपेस्ट वाले सारे रोल तो निभाता ही है, फ्लोराइड फ्री है, इसमें फ्लोराइड नहीं है,
इसलिए बच्चों की दुनिया का एकमात्र टूथ, आप कोई भी टूथपेस्ट ले लो, उस पर लिखा रहेगा 6 साल के बच्चे अंडर एडल्ट सुपरविजन यूज करें, ताकि वो निगले नहीं, क्योंकि निगलेंगे तो ये नुकसानदेह है। इस टूथपेस्ट में नहीं है ऐसी वार्निंग। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोराइड नहीं है। ये दुर्गंध को रोकता है, मसूड़ों को मजबूत करता है, दांतों की कैविटी को रोकता है, ये सारे फायदे तो करता है। ये पूरे मुंह के ओरल हेल्थ के लिए। आंवला या नीम हेयर ऑयल बालों की सारी बेसिक लेवल की समस्याएं ये सॉल्व कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं। बालों की बेसिक लेवल की सारी समस्याएं, झड़ने से रोक सकता है, ग्रोथ दे सकता है, डैंड्रफ हटा सकता है, शाइनी बना सकता है, मजबूत बना सकता है, सफेद बाल होने को कम कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी खूबी की है क्या है? ये बहुत सारे तेलों में ये फायदे हो सकते हैं, लेकिन लोग तेल लगाते ही नहीं, क्योंकि चिपकू चिपकू लगेगा। तो इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि तेल के सारे फायदे होने के बावजूद ये चिपचिपा बिल्कुल भी नहीं। ऑयल है लेकिन ऑयली नहीं, ऑयल है लेकिन ऑयली नहीं है। देन शैम्पू, बाजार में आजकल एक बिजनेस टैक्टिक चला हुआ है, भाई शैम्पू कोई करेगा तो कंडीशनर भी लगाएगा। तो शैम्पू और कंडीशनर दोनों अलग अलग बोतल में कर दिया, मतलब एक ही चीज के लिए 2 बार पैसे ले रहे हैं आपसे। शैम्पू कंडीशनर को मिला क्यों नहीं देते भाई? कोई रीजन नहीं है कि दोनों को मिलाया ना जा सके। तो ये आर्गन एंड अवाकाडो बेस्ड शैम्पू है, पूरी तरह से हर्बल है। इसके अलावा इसमें नारियल तेल, आंवला, बहुत कुछ मिलाया गया है। मेन इंग्रेडिएंट इसके आर्गन एंड अवाकाडो है। ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। और इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि आपको कंडीशनर के लिए अलग से पैसे नहीं खर्चने, इसमें कंडीशनर ऑलरेडी प्री मिक्स्ड है। इसके अलावा इसमें क्या क्या जो और इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, इसमें एवोकाडो है, जैतून है, नारियल है, सूरजमुखी है, सोय प्रोटीन है और पेनाक्स जिनसेंग है, जो आपके बालों को मजबूत बनाता है, बालों की ग्रोथ को प्रमोट करता है। देन स्पा केयर बाथिंग सोप, ये हैंडमेड चारकोल सोप है। और चारकोल भी कौन सा? जो वर्जिन बैम्बू चारकोल है। जो बैम्बू चारकोल है वो शरीर के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। कोई एलर्जी की एडवर्स रिएक्शन नहीं है ह्यूमन स्किन के साथ उसका। उसके चारकोल से बनाया, उस चारकोल से बनाया हुआ सोप है ये। और उसके साथ ब्लेंड किया गया है इसको एक चारकोल एंड टी ट्री ऑयल, एक चारकोल एंड नीम ऑयल और एक चारकोल एंड ऑरेंज ऑयल। अलग अलग तरह के, किसी को ड्राई स्किन है, किसी को ऑयली स्किन है, किसी को एक्ने और पिंपल्स निकलते हैं, किसी को स्पॉट्स है स्किन पे, ब्लेमिसेस है। तो अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग आप सोप यूज कर सकते हैं। ये हैंड वॉश, हैंड वॉश से तो आज के डेट में बच्चा बच्चा जो जानता है हैंड वॉश के बारे में और यूज करता है। तो हैंड वॉश की इंपॉर्टेंस आप सबको पता है। ये हैंड वॉश डिफरेंट कैसे? तो ये एलोवेरा बेस्ड है, ये प्योर एलोवेरा जेल है। तो आपके स्किन के लिए सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, वायरस बैक्टीरिया सबको ये मार सकता है। वो दावा बहुत सारे और हैंड वॉश करते हैं, लेकिन क्या करते हैं वो, उस हैंड वॉश से बार बार हाथ धो तो आपका हाथ ड्राई होना शुरू हो जाता है, हाथ फटने लगता है, स्किन की तरह तरह की ईचिंग, रैशेस प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक, नेचुरल, स्किन फ्रेंडली है। ये इतना स्किन फ्रेंडली है कि नाम इसका हैंड वॉश है, इस्तेमाल किस किस चीज में होता है। जिनका स्कैल्प ऑयली है वो इसको शैम्पू के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयली फेस वाले इसको फेस वॉश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बॉडी वॉश के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको शेविंग जेल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको इंटीमेट वॉश के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, इसको फंगल इन्फेक्शन में मलहम के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। ये ऑलराउंडर। देन ये डिश वॉश है। आप सबके घर में आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी न कभी बर्तन धोया होगा, सूखने के बाद उस पर व्हाइट कलर की लेयर बनती है जिसको हम कपड़े से पोंछते रहते हैं। वो एक केमिकल है जो हर डिश वॉशिंग पाउडर, टिकिया या लिक्विड में डाला जाता है चिकनाई को हटाने के लिए। अगर वो ना हो तो बर्तनों से चिकनाई जो तेल घी की वजह से होती है वो नहीं जाएगी। तो चिकनाई तो धो देता है, खुद चिपक जाता है। चिकनाई जो चिपकी हुई है उसको हटा देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है, खुद चिपक देता है। जब आप उसमें खाना खाते हैं, आपके बच्चे उसमें खाना खाते हैं, वो खाने के साथ घुल के आपके पेट में जाता है, तरह तरह की डाइजेस्टिव बीमारियां पैदा कर सकता है। और जो बर्तन धोते हैं उनको पता होगा, हाथ ड्राई हो जाता है, फटने लगता है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ये एक बार इससे वॉश करने, सबसे पहली बात तो ये कंसंट्रेटेड है, बहुत कम खर्च होता है। पानी में 2 या 3 ड्रॉप अगर आप मिक्स कर दे तो एक टाइम का बर्तन एक फैमिली का धुल जाता है। उसके बाद ये एक बार रिंस करने के बाद भी चिकनाई पूरी तरह से धो डालता है। इसके धोने के बाद बर्तन अगर आपने उसको पानी से एक बार भी खंगाल दिया ना तो कोई सफेद परत नहीं जमेगी उसमें।
और कमाल की बात यह है कि आप बड़ी फैमिली के पूरे बर्तन धो लो, आपके हाथ बिल्कुल ड्राई नहीं, बिल्कुल नहीं फटे। देन ये है सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में से एक। जितनी भी गायनी प्रॉब्लम्स महिलाओं को होती है उसमें से 70%, ये WHO का डेटा है कि इंडिया में हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ होती है सर्विक्स कैंसर से। और WHO के रिसर्च में सामने आया है कि सर्विक्स कैंसर के 70% केसेस मार्केट में मिलने वाले सैनिटरी पैड टेम्पोन्स की वजह से हो रहे हैं। ऐसा क्या है उसमें? तो आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको डिटेल में समझा सकूं। गूगल पे, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, मेरा इसके लिए एक पूरा लंबा सेशन है, आपको देख सकते हैं। फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं। वो कहते हैं ना DIY, डू इट योरसेल्फ, खुद कीजिए। डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, आपने इसके बारे में सुना होगा नहीं, ये कार्सिनोजन है। सभी जानते हैं कि डायोक्सिन, जो भी केमिकल्स के बारे में जानते हैं वो जानते हैं कि डायोक्सिन कैंसर कारक है। अब क्या पैड में डायोक्सिन होता है? क्यों होना चाहिए भाई पैड में ऐसी चीज? तो आप गूगल कीजिए कि सैनिटरी पैड में डायोक्सिन कैसे होता है, कैसे बनता है, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि सैनिटरी पैड से कैंसर हो सकता है। आप गूगल कीजिए कैन सैनिटरी पैड कॉज कैंसर, आपको जवाब मिल जाएगा। तरह तरह के आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि सैनिटरी पैड से कैंसर क्यों हो सकता है। आप गूगल कीजिए कि सैनिटरी पैड से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप गूगल कीजिए कि इज बाय सैनिटरी नैपकिन सेफ, आपको जवाब मिल जाएगा कि सेफ है या नहीं है। WHO ने गाइडलाइंस जारी की हुई है कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए, लेकिन वही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बचाना है, कंपटीशन है मार्केट में। किसी कंपनी ने 50 रुपए में पैकेट लॉन्च किया तो हम तो जी 45 में लॉन्च करेंगे ताकि हमारा ज्यादा बिके। और खरीदने वालों में भी सोच ये होती है, ये तो वेस्ट ब्लड को सोख करके डस्टबिन में ही जाना है, इस पे पैसा क्यों ज्यादा खर्चना है। तो उस वजह से क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, WHO की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। एरीज जो टीएंस बनाती है, दुनिया का एकमात्र सैनिटरी नैपकिन है जो WHO के गाइडलाइंस को 100% फॉलो करता है। और यकीन मानिए कि अगर कोई शुरुआत से WHO के गाइडलाइंस के हिसाब से बने हुए एरीज के सैनिटरी नैपकिन और पैंटी लाइनर यूज करे तो 99.9% चांसेस है कि उसको कोई गायनी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। इवन जो रैसेस, इचिंग, सिस्ट, गर्मी लगना, ज्यादा वेट फील होना, गर्म महसूस होना, ये सब भी नहीं होगा। पीरियड्स के जो नॉर्मल डिस्कंफर्ट है ना, जिसके बारे में ज्यादातर महिलाएं ये सोचती है कि ये तो पीरियड के दौरान आम तौर पे होता है, ये तो आम बात है, ये तो नेचुरल है कि गीलापन महसूस होना पीरियड्स के दौरान नेचुरल है, महिलाएं ऐसा मानती है। गर्मी महसूस होना पीरियड्स के दौरान नेचुरल है, बदबू आना पीरियड्स के दौरान नेचुरल है, इचिंग होना पीरियड्स के दौरान नेचुरल है। बिल्कुल गलत बात है, ये सब नेचुरल नहीं है। ये इसलिए होता है क्योंकि आप गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको इस्तेमाल करके देखिए, ये सब नहीं होगा। और बाकी जो प्रॉब्लम्स है जैसे इरेगुलर पीरियड्स, ओवेरियन और सर्वाइकल कैंसर, वेजिनल इन्फेक्शन, व्हाइट डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज, यूट्रस की स्वेलिंग, इनफर्टिलिटी की समस्या, ये सबसे भी ये बचाएगा। और इनफर्टिलिटी की समस्या आजकल कितनी हो रही है, इस बात का अंदाजा लगाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी शहर के हर रोड पे आप घूम लीजिए, आपको एक IVF क्लिनिक मिल जाएगा, हर रोड पे। पहले IVF का नाम भी कोई नहीं सुनता। क्यों हो रहा है? सोचने वाली बात। ये तो हो गया पैड और पेंसिल। उसके बाद कंपनी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजीज की मशीनें भी बनाती है। ये जो मशीन है, ये मशीन अगर आपके पास है तो आप एक तरह से डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा नहीं आपको डिग्री मिल जाएगी, लेकिन डॉक्टर का काम क्या होता है? बीमारियों का पता लगाना और इसका रोकथाम करना, इलाज करना। ये मशीन भी ये दोनों काम करती है। यकीन नहीं हो रहा ना? ये पेटेंटेड फॉर्मूला है, मैं झूठ भी नहीं बोल सकता, ये पेटेंटेड है और FDA का अप्रूवल मिला हुआ है। अमेरिका की जो फेडरल ड्रग एजेंसी है, ये जो मैं कह रहा हूं कि ये बीमारियों का पता लगा सकती है और उसकी रोकथाम भी कर सकती है, उसको ठीक भी कर सकती है, ये बात सिर्फ मैंने नहीं, जो पेटेंट एजेंसीज है उन्होंने और FDA ने भी माना। इस पे यकीन करने के लिए तो आपको इसका लाइव डेमो देखना होगा। यकीन मानिए, लाइव डेमो देखने के बाद आप सिर्फ यकीन नहीं करेंगे, आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। तो जिन्होंने भी आपको इस सेशन में बुलाया है या आपके साथ इसका लिंक शेयर किया है, आप उनको बोलिए कि मुझे आपके प्रोडक्ट्स का लाइव डेमो देखना है। आप बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, साबित करके दिखाओ, चैलेंज करो उनको। आप बोलते हो कि दुनिया का सबसे अच्छा सैनिटरी नैपकिन हम बनाते हैं, साबित करके दिखाओ। आप बोलते हो कि इससे बीमारियों का पता लगाया जा सकता है, साबित करके दिखाओ।
आपको साबित करके दिखाएंगे और आपका आश्चर्य से मुंह खुला का खुला रहेगा। और इसके बीमारियों को जांचने के लिए ना तो किसी रेडियोथेरेपी या क्या जो आपको किसी रेडिएशन से गुजरना है, ना एक्सरे कराना है, ना एमआरआई कराना है, ना तो खून निकालना है, ना घंटों दिनों का वेट करना है। 15 से 20 मिनट में सिर्फ हाथ की हथेली पे इससे जांच किया जा सकता है। मैंने कहा ना आप सरप्राइज होंगे। उसके बाद ये हेड केयर अपैरेटस है। ये 2 तरह की थेरेपी चीज इसमें है, एक फार इंफ्रारेड और बायोइलेक्ट्रिसिटी बैलेंसिंग। ये हाई या लो ब्लड प्रेशर को बैलेंस कर सकता है। हाथ कंगन को आरसी किया, आप इसका भी डेमो देख सकते हैं। ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है, खून जो गाढ़ा हो जाता है ना, लोग खून की गाढ़ापन कम करने की दवाई खाते हैं हार्ट के पेशेंट्स, तो ये वो कर सकता है। बीपी को बिना दवाई के बैलेंस कर सकता है। जितने भी हेड, हार्ट और ब्रेन से रिलेटेड बीमारियां हैं उसको रोकता है। सिर दर्द को, माइग्रेन को कम करता है, मेमोरी पावर बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, गांठ वगैरह जो शरीर में ऊपर से छूने से फील होती है उसको हटाता है, वेरिकोस वेन्स के ब्लॉकेज को क्लियर करता है। एनर्जी ब्रेसलेट, ये टाइटेनियम और ये टाइटेनियम, जर्मेनियम और अर्थ मैग्नेट से बना हुआ है। ये क्या करता है, आप देख सकते हैं, आपकी इम्यूनिटी और एनर्जी और स्टैमिना को बढ़ाता है। इसको पहनने के 2 मिनट बाद आपको लगेगा कि आपकी ताकत कई गुना बढ़ गई। तो मैं कह रहा हूं, आप मान लो ऐसा नहीं है भाई, 2 मिनट पहन के देख लो। 2 मिनट पहन के इसका भी डेमो मांगो। जो भी आपको ये प्रेजेंटेशन दिखा रहा है, जिसने भी आपको ये लिंक भेजा है, जिसने भी आपको आज इनवाइट किया है, इसका भी डेमो मांगिए कि एनर्जी स्टैमिना बढ़ाता है कि नहीं। रेडिएशन से भी बचाता है, तो उसका जो चेक करने वाला मशीन होता है वो अगर आप है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। दर्द, थकान और जकड़न से छुटकारा दिलाता है, फोकस, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, ब्लड की विस्कोसिटी को कम करता है, ब्लड की एसिडिटी को कम करता है। क्यों? क्योंकि ये आपके शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, ये एनायंस रिलीज करता है। इसकी पूरी टेक्नोलॉजी, जादू कुछ भी नहीं है। एनर्जी 2 मिनट में बढ़ा दिया तो कोई जादू नहीं होता। लगेगा आपको कि जादू हो गया, लेकिन जादू नहीं होता। सबके पीछे साइंस है और सबकी मैंने इन डेप्थ ट्रेनिंग की हुई है और आगे भी करता रहूंगा। ये जॉय नेकलेस है, ये हार्ट अटैक से बचाता है, हार्ट के ब्लॉकेज को कम करता है, अस्थमा को ठीक करता है। ये ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर है, इसका नया मॉडल आ गया है, पुराना स्लाइड होने की वजह से इसमें ये लगा हुआ है। इसमें 3 तरह की थेरेपी एक साथ काम करती है। स्पाइरल वाइब्रेशन, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को पैर के रेफ्लेक्स पॉइंट से लेकर के सिर के आखिरी बिंदु तक जहां पे ब्लड सर्कुलेशन वहां तक इंश्योर करेगी। जब आप बॉटल साफ करते हैं तो ब्रश को गोल गोल घुमाते हैं ताकि अशुद्धियां निकले, तो ये आपके खून को आपकी धमनियों में गोल गोल घुमाता है। इसके ऊपर अगर कोई महिला पायल पहन के खड़ी होती है तो महिला सीधी खड़ी रहेगी, फिक्स प्लेट है ये, लेकिन उसकी पायल गोल गोल घूमती है। तो ये आपके शरीर में जो लिक्विड है, जो खून है, उसको गोल गोल घुमाता है। तो वो खून गोल गोल घूमते हुए अपनी धमनियों में गोल गोल घूमता है। तो एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से भारी हैवी पार्टिकल्स खून से अलग होते हैं, और किनारों पे जो आर्टरीज में, वेन्स में जो गंदगी जमी रहती है ना, उसको वो खुरचते हुए, ड्रेजिंग करते हुए, खुरचते हुए वो सफाई करता है। तो ये पूरा सिस्टम आपका साफ कर देगा। ये पैरालिसिस के लिए, लैक्टिक एसिड के लिए, यूरिक एसिड के लिए, सबके लिए काम आता है। इस मशीन के ऊपर 15 मिनट खड़ा होना 4 से 5 किलोमीटर ब्रिस्क वॉक के बराबर है। अब सोचिए कि अगर कोई इंसान रोज 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग करे, ब्रिस्क वॉकिंग, उसको कितने हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे, ये तो आपको पता ही होगा कि कितने फायदे हैं। लेकिन करते नहीं है लोग, टाइम नहीं है, शरीर थक जाता है, अलाउ नहीं करता, घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। तो ये मशीन पर सिर्फ 15 मिनट खड़ा होना है और 4 से 5 किलोमीटर वॉकिंग के सारे बेनिफिट्स, वजन कम होना, शुगर कंट्रोल होना, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होना, हार्ट की बीमारियों में फायदा होना, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिसिस, हर चीज के लिए काम आता है। तरह तरह के अभी देख सकते हैं आपके सामने, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपके सामने लिस्ट है पूरी, कहां कहां ये फायदा पहुंचा। अब आते हैं बिजनेस प्लान की। बिजनेस करियर, टीएनस इंटरनेशनल बिजनेस। आपका मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ आपको समझाऊंगा कि आपको करना क्या है। अपने सपनों के लिए जीना है। जिसने भी आपको ये प्रेजेंटेशन दिखाया या फ्यूचर में भी आपके पास जो वो लिंक भेज रहे हैं, ठीक है, उनको बोलना है कि मेरा फ्री में रजिस्ट्रेशन कर दो आप। वो आपसे केवाईसी डॉक्यूमेंट लेंगे, भाई प्रूफ तो चाहिए ना, आप कौन हो, कहाँ रहते हो, आपका मोबाइल नंबर क्या है, और आपको जो इनकम देनी है वो बैंक में ट्रांसफर होगी। सरकार का नियम है, कैश में तो कुछ मिलता नहीं है, तो बैंक अकाउंट डिटेल्स। और सरकार का नियम है कि किसी को भी कोई अगर इनकम दी जा रही है तो उस पर टैक्स कटना है, उसके लिए पैन कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपसे लेंगे, आपका फ्री में आईडी रजिस्ट्रेशन कर देंगे। उसके बाद आप उनको बोलो कि मुझे ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ दो, वो आपको ट्रेनिंग सिस्टम से जोड़ देंगे। आप सीखना शुरू करो, काम करना शुरू करो। ये अर्न विद लर्न का प्लेटफॉर्म है।
यहां आप सीखते सीखते काम, ऐसा नहीं है पहले ट्रेनिंग लो फिर कमाना शुरू करो, कुछ नहीं करना है। दुनिया, ये प्रोडक्ट्स हैं, इसकी वजह से हेल्थ की बेनिफिट्स होते हैं, दुनिया को हेल्थ चाहिए, आपको ये उनको प्रोवाइड करना है और आप पैसा कमाना शुरू करो। यहां पे आपने मार्केट की, लोगों की नीड पूरी की, आपने पैसा कमाया। कंपनी चाहती है कि ये प्रोडक्ट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, जितने ज्यादा लोगों तक आप पहुंचाएंगे उतना कमाएंगे और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएंगे। अब आपको बिजनेस में आना है। सेल्फ एम्प्लॉयड तो आप हो गए, आपने प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया अकेला, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। आपको बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस में आना है तो आपको सिस्टम बनाना होगा, आपको अपनी टीम बनानी होगी, जिसको लोग आपको कंफ्यूज करेंगे बोल के कि चेन मेकिंग है। चेन मेकिंग नहीं है। चेन मेकिंग ये 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, ये इलीगल है। भारत सरकार ने भी बोला कि ये नहीं चलेगा, ना चलबे। तो चेन मेकिंग नहीं है, आपको अपनी टीम बनानी है। टीम बनाएंगे तो क्या होगा कि वो टीम काम करेगी, कंपनी उनके काम का उनको कमीशन देगी और वो जितना काम करेंगे उसके ऊपर 4-5% आपको भी कमीशन। आपकी टीम में 1 बंदा हो, आपकी टीम में 1 लाख बंदे हो, जितना काम होगा उसके हिसाब से आपको पैसा। आप टीम नहीं बनाना चाहें तो भी आप कमा सकते हैं अकेले काम करके, लेकिन अकेले काम करेंगे तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड रहेंगे, बिजनेसमैन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, अनलिमिटेड इनकम पे नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि ये बिजनेस, फिर बोलेंगे कि इतना पैसा कहां से आता है। कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो विज्ञापन और मिडिल मैन पे 60% खर्च करती है, एडवर्टाइजमेंट पे मिडिल मैन। मैंने आपको क्या बोला यहाँ, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं। ये लोग मार्केटिंग का काम करते हैं। प्रोड्यूसर, जैसे आप जूता का फैक्ट्री खोला, आपने जूता बना रहे हैं, तो ये सब आपके लिए मार्केटिंग का काम करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने। तो ये मार्केटिंग का काम आपको करना है, लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, उसका प्रचार करना है। तो ये 60% जो भी मार्केटिंग का काम करेगा उसको मिल जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आपने एक जूता बनाया, आपने एक जूता बनाया, उस जूते की कीमत रखी आपने 100 रुपए। लोग चेन मार्केटिंग बोल करके आपको कंफ्यूज कैसे करते हैं, वो मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। आपने एक जूता बनाया, जूते की कीमत रखी आपने 100 रुपए। आपने एक बंदा पकड़ा, उस बंदे को बोला तुम मेरा ये जूता बेचो, मैं तुम्हें हर जूते पे 50 रुपए। उसने 100 रुपए में जूता बेचना शुरू किया और वो 1 महीने में 10 जूते बेच लेता है, तो वो 500 रुपए कमाएगा, क्योंकि आप उसको हर जूते पे 50 रुपए दे रहे हो। वो 100 रुपए में जूते बेच रहा है और 500 रुपए आप उसको दे रहे हो, यानी आप उसको 50 रुपए में जूते दे रहे हो, वो 100 रुपए में मार्केट में बेच रहा है, महीने का 10 वो बेच रहा है, तो 500 रुपए कमा रहा है। अब वो थोड़ा दिमाग लगाता है, सोचता है भाई मेरे पास इससे ज्यादा टाइम तो है नहीं कि मैं 10 से ज्यादा बेच सकूं, मुझे 50 रुपए मार्जिन मिल रहा है, मैं कंपनी से 50 में लेता हूं और 100 में बेचता हूं, मुझे 50 रुपए मार्जिन मिल रहा है। वो क्या करता है, 10 लड़के रख लेता है, उनको जूता पकड़ा देता है कि तुम ये जूते बेचो, मैं तुम्हें हर जूते पे 40 रुपए दूंगा। तुम ये जूते बेचो, मैं तुम्हें हर जूते पे 40 रुपए दूंगा। अब वो लोग भी 10-10 जूते बेचते हैं। अब इसको तो हर जूते पे 10 रुपए ही बच रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को। जो पहला बंदा था, जिसको पहले हर जूते पे 50 रुपए बच रहे थे, उसने तो 10 लोगों की टीम बना ली। मैं आपको ये प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूं और आपको एक दूसरे ढंग से समझाता हूं। आपने कंपनी से 50 में जूते लिए और आप 100 में बेच रहे, आपका प्रॉफिट है 50 रुपए। आपने 10 जूते बेचे, आपने कमाए 500 रुपए, आपने 500 रुपए कमा लिए। अब आपने क्या किया, 10 लड़के रख लिए। अब 10 लड़कों को बोला कि मैं तुम्हें 40 रुपए दूंगा हर जूते। अब वो 10 लड़के हैं, वो 10-10 रुपए 10-10 जूते बेच लेते हैं। टोटल जूते कितने बिके, 100 जूते बिके। आपके 100 जूते बिके, पहले आपको हर जूते पे 50 रुपए बच रहा था, अब आपको बच रहा है 10 रुपए ही। अब आपको हर जूते पे 50 की जगह 10 रुपए ही बच रहा है, लेकिन बिके कितने, 100 जूते, तो 100 इंटू 10, आपकी इनकम कितनी हो गई, 1000। इनकम पहले से डबल हो गई या नहीं हो गई, और काम पहले से कम हो गया कि नहीं हो गया।
जितना 10 लोगों को रिक्रूट करने में और उनको सिखाने में टाइम खर्च हुआ, बस उतना ही। उसके बाद है राजा की तरह बैठो, पहले काम करते थे खुद तो 500 कमाते थे, पहले खुद बेच रहे थे, काम कर रहे थे तो 500 कमा रहे थे। कुछ दिन मेहनत किया, 10 लोगों की टीम बना ली, तो अब 1000 रुपए कमा रहे, 1000 रुपए कमा रहे। इतना ही नहीं, अगर आपने इन 10 लोगों को भी यही सिखा दिया, इन 10 लोगों को भी यही सिखा दिया, और सबने 10-10 लोगों की टीम बना ली, तो 100 लोग हो गए। अब इन 10 लोगों ने क्या किया, इनको बोला कि तुम जूते बेचो, हम तुमको 30 रुपए देंगे, हर जूते पे 30 रुपए देंगे। ये 10 भी अब 1000-1000 कमाने लगे। अब ये 10 भी जो 400 कमा रहे थे, वो 1000-1000 कमाने लगे। अब आपकी टीम में 100 लोग हैं, 100 लोग हैं। ये 100 लोग अगर 10 जूते भी बेचते हैं तो आपके 1000 जूते बिक रहे हैं, 1000 जूते बिक रहे हैं। आपकी इनकम कितनी हो जाएगी? आपकी इनकम है 10 रुपए पर जूता, 10 इंटू 1000, आपकी इनकम हो जाएगी 10,000। काम घट रहा है, काम घट रहा है, लेकिन इनकम बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि सिस्टम बन रहा है। आपने 10 लोगों का सिस्टम बनाया, उन 10 लोगों ने को सिखाया, उन 10 ने भी आगे 10-10 का सिस्टम बनाया, तो 1000 लोग हो गए सिस्टम में। सिस्टम काम कर रहा है, आपकी इनकम बढ़ रही है। फिर एक लेवल आगे बढ़ेगा, आपकी इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए। इस तरह से इसमें इनकम बढ़ती है। अब इसको कोई आपको चेन मार्केटिंग कह के भड़काएगा, कोई आपको कुछ कह के बहकाएगा। ये आपकी सोच है कि आप बहकना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, या अमीर बनना चाहते हैं। चेन मार्केटिंग है तो है, नेटवर्क मार्केटिंग है तो है। किसी का गला काट रहे हैं? नहीं। कोई इलीगल काम कर रहे हैं? नहीं। किसी को ठग रहे हैं? नहीं, बल्कि और अच्छा काम कर रहे हैं। आप जूता अकेले बेच रहे हो, 500 रुपए कमा रहे हो। आपने 10 बेरोजगारों को 400-400 कमाने का मौका दिया और 1000 कमाने लगे। ये काम अच्छा है कि बुरा? आप अपने आप से पूछेगा, अपनी अंतरात्मा से। मेरी बात पे मत जाइए। मेरा क्या, मैं तो ये बिजनेस कर रहा हूं, क्या पता बच्चा आपको भड़काने के लिए झूठ बोल रहा हो, ये भी तो हो सकता है ना। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए। आप सब समझदार हैं, परमात्मा ने आप सबको यहाँ पे एक ब्रेन दिया है, परमात्मा ने आप सबको एक ब्रेन दिया है। उस दिमाग से पूछिए कि मैं अकेला काम कर रहा हूं, 10 जूते बेच रहा हूं, 500 रुपए कमा रहा हूं, मैंने 10 लोगों का चेन बना लिया। चलिए दुनियादारी की भाषा में चेन ही बोलते हैं। 10 लोगों का चेन बना लिया, मेरी भी इनकम बढ़ गई और 10 बेरोजगारों को रोजगार भी मिल गया। ये अच्छा है या बुरा है? ये सवाल का जवाब पूछिएगा, आपको चेन बनाने से प्यार हो जाएगा। दोस्तों, मैं क्लास 1 गवर्नमेंट जॉब में था, 1.5 लाख रुपए सैलरी थी, लेकिन मैं वहां पे एक बंदे को नौकरी नहीं दे सकता। यहां पे मैं आया इसलिए क्योंकि यहां पे मेरी वजह से कई घरों का चूल्हा जलेगा। तो ये आप भी अपने आप से पूछिएगा कि अगर ये चेन बनाना है तो है, अच्छा है या बुरा है? किसी का नौकर बनना अच्छा है या 4 लोगों को कमाने का सोर्स देना अच्छा है, नौकरी देना अच्छा है? ये आप अपने आप से जरूर पूछिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपको लग सकता है कि मुझे से नहीं होगा। साइकिल चलाना सीखना शुरू करते हैं ना, तो पहले दिन लगता नहीं है कि होगा। रोटी बनाना भी सीखना शुरू कर, इवन पतंग उड़ाना भी शुरू करते हैं ना, तो पहले दिन नहीं लगता कि पतंग हवा में चढ़ेगी। तो मामूली काम भी सीखना पड़ता है। ये काम तो आपको करोड़ों रुपए दिला सकता है। इसको सीखने में क्या हर्ज? सीखेंगे तो होगा, नहीं सीखेंगे तो नहीं। सीख के हवाई जहाज भी उड़ाया जाता है, फाइटर प्लेन भी उड़ाया जाता है, और बिना सीखे हुए साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता। नया काम है, हो सकता है आप किसी काम के बहुत बड़े माहिर हो। आप हो सकता है बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, बहुत बड़े डॉक्टर हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, केमिस्ट्री के जानकार हो, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। माइकल सुमैकर को भी अगर उसने साइकिल चलाना नहीं सीखा होगा, और साइकिल चलाना हो तो सीखना ही पड़ेगा ना। वो तो फेरारी चला सकता है, फार्मूला 1 का विनर है, वो चैंपियन है। फाइटर प्लेन का जो पायलट होगा, उसको भी साइकिल तो सीखना ही पड़ेगा। साइकिल है मामूली सी चीज, लेकिन अलग है ना। तो वैसे ये नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, यहां पे आपको आके सीखना होगा। सीख लिया तो जीत लिया, डरने की कोई बात नहीं।
26 साल से कंपनी चल रही है, अब कहीं नहीं भाग रही। अरबों रुपए का फैक्ट्री और ये यूनिवर्सिटी बना लिया, कहीं नहीं भाग। कौन कहाँ जाएंगे लेकर? चांद पे तो नहीं यूनिवर्सिटी उठा करके लेके चले जाएंगे डॉक्टर ली जूनियर। तो डरने की बात नहीं, जेब से लगाना कुछ नहीं है, जाएगा कुछ। इसमें दो तरह के प्रोसेस है, एक में स्लो स्टार्टअप होता है, एक में फास्ट बिजनेस स्टार्टअप होता है। वो सारा कुछ आपको ट्रेनिंग्स में समझा दिया जाएगा, जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है वो समझा देंगे। आप उनसे बस आज आपको दो काम करने, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजो और बोलो मेरी आईडी लगा दो और कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। पीछे पड़ जाओ उनके कि भैया कल से मेरी ट्रेनिंग शुरू होनी चाहिए। सीख लिया तो जीत लिया, जिसने सीख लिया उसने जीत लिया। सीख करके हर काम किया जा सकता है, आप ये काम कर सकते। 46 करोड़ फैमिलीज कर रहे, 4.46 मिलियन फैमिलीज कर रही है पूरी दुनिया। तो आप कोई अनूठे जुपिटर से थोड़ी आए हो कि आपसे नहीं होगा। इसी दुनिया के, इस देश के, इस दुनिया के 46 मिलियन फैमिलीज अगर कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आपको भी भगवान ने वही हाथ पैर दिए हैं। आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपको कितना बोलना आता है, कोई हमें कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमें आपसे जो करवाना है, या कह लीजिए कंपनी को आपसे जो करवाना है वो कंपनी सिखाएगी। आपको कुछ आता है तो बढ़िया है, कुछ नहीं आता है तो और भी बढ़िया। क्यों? क्योंकि अगर ब्लैक बोर्ड है ना, दिमाग को अगर एक ब्लैक बोर्ड माने, उस पर अगर पहले से कुछ लिखा हुआ है, यानी आपको जो आता है तो पहले उसको मिटाना पड़ेगा, तब लिखना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वो कोरा कागज है आपका दिमाग, कुछ नहीं आता है आपको, तो सीधे लिखना है, आसान है, बहुत आसान है। एक छोटे बच्चे को जिसको कोई भाषा नहीं आती, उसको आप कोई भाषा सिखा सकते हैं। एक बच्चा पैदा हुआ, 2 साल का हुआ, आप उसको चाइना में जाके छोड़ दो, वो चाइनीज सीख लेगा। उसको फ्रांस में जाके छोड़ दो, वो फ्रेंच सीख लेगा। उसको आप जर्मन सिखाना शुरू कर दो, वो जर्मन सीख लेगा। लेकिन आपकी उम्र में आप अब हिंदी इंग्लिश सीख गए हो, जर्मन सीखने की कोशिश करो, देखो क्या भाव पड़ता है। तो अगर आपको कुछ नहीं आता, आपको लगता है मेरे को लोगों से बात करना नहीं आता, मुझे लोगों को कन्विंस करना नहीं आता, मुझे लोगों को समझाना नहीं आता, देन यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज यू आर द परफेक्ट मटेरियल फॉर दिस बिजनेस। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप इस बिजनेस में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे, ये मेरा गारंटी है। तो आज आपकी जीवन को नई दिशा देने के लिए एक नया रास्ता मिल गया। चलना तो आपको ही पड़ेगा, मैं नहीं घसीटने वाला नहीं, उस पर चलना तो आपको ही पड़ेगा। बिजनेस के ये 5 उसूल याद रखिएगा। फैसला, आज फैसले की है, उसके बाद सीखने की बारी है। तीसरा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट क्या करना है, पैसा नहीं, लाखों करोड़ रुपए नहीं लगाना। हमें पहले पता आपके पास नहीं है पैसा, हम आपसे क्या पैसा लेंगे। टाइम इन्वेस्ट करना है, एफर्ट्स इन्वेस्ट करना है इस बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस बनाने के लिए जो था, जो लगाना था, वो मिस्टर ली जूनियर ने लगा दिया। आपको टाइम इन्वेस्ट करना है, एफर्ट इन्वेस्ट करना है। चौथा, पेशेंस। पेशेंस, शुरुआत में पहली रात से करोड़पति नहीं बनेंगे। यहाँ पे लाख रुपए की इनकम, महीने की रेगुलर स्टेबल इनकम आने के लिए 2 साल चाहिए। कोई अगर ऐसा कहता भी है कि हमारी कंपनी में आ जाओ, 6 महीने में ही 1 लाख, 3 महीने में 1 लाख, बेवकूफ बना रहा है, पैसे वहां पे डुबा देगा आप। तो पेशेंस रखना होगा। लेकिन 1000 भी आएगा, लाख भी आएगा, करोड़ भी आएगा, हजारों लाखों लोगों को आ रहा है। मैं 1.5 लाख की नौकरी छोड़ करके आया हूँ, फिर भी जी रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, इतना अच्छा घर है मेरा, 3 गाड़ियां हैं मेरे पास, तो पैसा आ रहा है तभी मेंटेन कर पा रहा हूँ। 12-15 हजार मेरा महीने का पेट्रोल डीजल का बिल हो जाता है, तो पैसा आ रहा है तभी कर पा रहा हूँ। पैसा आएगा, 1000 भी आएंगे, लाख भी आएंगे, करोड़ भी आएंगे। पेशेंस रखना होगा, सीखना होगा, मेहनत करनी। अगर इसके लिए तैयार है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी जिंदगी की कहानी आज से खुद लिखना शुरू करेंगे, अपने मालिक आप खुद बनेंगे। और दोस्तों, नौकर होने की फीलिंग और मालिक होने की फीलिंग, इसका फर्क आपको अगर समझ में आता है तो ये बिजनेस आपको पसंद नहीं आएगा, आपके सिर पे नशे की तरह चढ़ के बोले। एक बार शांति से बैठ करके इन दोनों फीलिंग्स के बारे में सोचिएगा। बस इतना ही कहना था मुझे। अब आप लोगों से विदा लूंगा। आज देश के लिए थोड़ा दुख की घड़ी भी है, क्योंकि हम सबको की चहेती लता मंगेशकर जी हमारे बीच नहीं रही। वैसे तो लीजेंड्स कभी नहीं जाते, वो हमें
क्या आप लोगों को कभी महसूस होता है कि किशोर कुमार जी हमारे बीच नहीं है? तो ऐसे लता जी भी हमारे बीच हमेशा रहे, लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो जहां भी रहे ऐसे ही मस्त तराने गुनगुनाते रहे। तो थैंक यू वेरी मच सेशन को अटेंड करने के लिए। इस सेशन के खत्म होते ही 5 मिनट टाइम जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया उनके साथ जरूर स्पेंड कीजिएगा, चाहे पर्सनली या फोन पे। थैंक यू वेरी मच। और जो लोग पहले से जुड़े हुए, इस सेशन के रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। गुड नाइट एवरीवन, ऑल द बेस्ट।